Hey guys, this is CACMA आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का। कहां पर सर? लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी इंपॉर्टेंस इस कदर है, मतलब इंस्टीट्यूट मेहरबान है बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर। यह टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग और ये आता है हर लेवल पर। इंटर ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग, ग्रुप 2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ग्रुप 3 स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट, तीनों लेवल पर आ रहा है। सर, आपका ये जो आज का लेक्चर है किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ऑल्दो ये लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टूडेंट के लिए, बट अगर आपने ग्रुप 1 की कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी आप देखना चाह रहे हैं तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आप लोग सीएमए फाइनल एससीएम के लिए इस लेक्चर को देखना चाह रहे हैं तो भी आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। मैं आपको इतना बता दूं, आज के लेक्चर में हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का मेजर पोर्शन जो है वो हम लोग कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग में भी मार्जिनल कॉस्टिंग अगर आपने स्किप भी कर दिया होगा ना, तो भी आपको मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर आप लोगों के लिए कवर करने वाला हूं मार्जिनल कॉस्टिंग को फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल जीरो से लेंगे, बल्कि इवन जीरो से भी नीचे माइनस से लेंगे, और मैं आपको लेकर के जाऊंगा पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग के टॉप पर। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस हर एक लेवल पर 10 to 15 मार्क्स कम से कम आती ही आती है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप लोग इंटर के लिए देख रहे हैं तो फाइनल में भी यूज आएगा। तो मैं आप लोगों को इंटर में होकर के ये फाइनल के लेवल का पढ़ा दूंगा, तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। तो आप लोगों का ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 तीनों लेवल पर काम हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा एंड लाइक बटन को प्रेस जरूर कर देना, सो दैट आप लोगों के पास आगे की इसी तरह से कोई भी वीडियोस आप लोगों के पास हमारे लिए तरफ से आए तो आप लोग को इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप लोग उससे बेनिफिट उठा सके। आपको इस चैनल पर बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स, बहुत सारे एमसीक्यू सीरीज, सब कुछ बहुत कुछ मिलने वाला है, वो भी एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए। तो आइए दोस्तों, लेट्स मूव टू दी, आप लोगों की स्क्रीन पर आते हैं। आइए जी, हम लोग चल रहे हैं। आप लोगों ने यहां पर कुछ देखा? क्या लिखा आ रहा है? सर, लाइव पोस्टमार्टम ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब कि मैं लाइव पोस्टमार्टम कर रहा हूं मार्जिनल कॉस्टिंग का। दोस्तों, हम लोग यहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग का पोस्टमार्टम तो करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं स्क्रैच से नहीं बल्कि माइनस से लेकर के चलूंगा आप लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो माइनस का लेवल क्या है, मैं आपको लेकर के चलूंगा ग्रुप 1 की कॉस्ट अकाउंटिंग का जो लेक्चर 1 होता है ना, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ कॉस्ट को डिस्कस करते हैं, मैं आपको वहां से इस लेक्चर को कनेक्ट करते हुए चलूंगा। दोस्तों, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसे हम लोग बोलते हैं टाइप ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि टाइप ऑफ कॉस्ट तो अलग अलग बेसिस के ऊपर अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। टाइप ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ, आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना है, बस जस्ट केवल जब तक मैं ना बोलूं आप लोगों को कुछ भी कॉपी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे यहां से तो आपको जो नोट्स वाला पोर्शन है वो तो आप लोगों को ऑलरेडी अपनी बुक में मिल जाता है, टाइप्ड, है ना। तो आप लोगों को कुछ भी लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, और फिर भी उसके बावजूद आपको लिखने की इच्छा हो तो आप लिख सकते हो। तो टाइप ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करते हैं। दैट मीन्स वेरिएबल के आधार पर कॉस्ट को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आप लोगों को बता दूं, आप लोग इसका आंसर, जो मुझे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मेरे से पर्सनली कनेक्टेड रहते हैं वो मुझे कहते हैं, सर एक तो होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। और मैं कहता हूं नहीं जी, इसमें हम लोग 2 भाग और बना देते हैं। एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है सेमी फिक्स कॉस्ट। मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट जो है उसकी एक छोटी बहन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसका एक छोटा भाई आपका सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। सर क्या होते हैं ये? अब दोस्तों, जब मैं वेरिएबल कॉस्ट के लिए जब बच्चों से पूछता हूं ना, जिन्होंने ऑलरेडी ये लेक्चर पढ़ा हुआ होता है, मैं उनसे जब ये पूछता हूं ना कि आप लोगों ने ग्रुप 1 में, कई बार क्या होता है ना, क्योंकि ग्रुप 1 के कुछ स्टूडेंट हमारे पास ग्रुप 2 में वो आते हैं जिन्होंने ग्रुप 1 की क्लासेस हमसे नहीं ली होती है। तो जब मैं उनसे पूछता हूं तो वो पता क्या बोलते हैं, सर वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है एक ऐसी कॉस्ट जो कि चेंज होती रहती है। एक ऐसी कॉस्ट जो चेंज होती रहती है,
मैं अब एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट से। सर आप इसमें वेरिएबल कॉस्ट से डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हो? सर ये तो हमने बेसिकली आता है हमको अच्छे से। मैंने कहा ना आपको हल्का सा चेंज जरूर नजर आएगा। जो भी कॉन्सेप्ट आज मैं आप लोगों को यहां पे समझाने वाला हूं ना, उनके अंदर आपको हल्का सा चेंज नजर आएगा। आप यू विल रियलाइज कि नहीं यार, रियल में कुछ चेंज है। दोस्तों मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने 1000 यूनिट्स बनाई और उसके ऊपर मेरा खर्चा आया 10,000 रुपीज का। मैंने 1000 यूनिट बनाई, उस पर मेरा खर्चा आया 10,000 रुपीज का। मैंने 1100 यूनिट्स बनाई, उस पर मेरा खर्चा आया 10,500 रुपीज का। मुझे एक चीज आप लोगों से पूछनी है, क्योंकि हम लोग हमेशा यही बोलते हैं सर यूनिट के चेंज हो जाने से, क्या यहां पर यूनिट चेंज है? आंसर है यस। यूनिट के चेंज हो जाने से जब सर कॉस्ट चेंज हो जाती है ना, तो उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। मुझे 99% स्टूडेंट ये जवाब देते हैं जब मैं उनसे वेरिएबल कॉस्ट पूछता हूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूनिट का चेंज है, कॉस्ट का भी चेंज है, स्टिल मैं ये कहता हूं कि नहीं जी नहीं, ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। सर तो क्या ये फिक्स्ड कॉस्ट है? मैंने कहा नहीं। मैंने ये भी कब कहा कि ये वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब फिक्स्ड है? ये क्यों? ये नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा एक नेक्स्ट एग्जांपल को। कुछ भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस केवल आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल, आपको पता है CA आशुतोष लाटा सर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? ग्रुप 1 में पेपर 8, ग्रुप 2 में पेपर नंबर 11, पेपर नंबर 12, डोंट फॉरगेट पेपर नंबर 10 में OMB, और CMA फाइनल का पेपर नंबर 16, दैट मीन्स SCM स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट्स मैं सारे पढ़ाता हूं। अब ऑब्वियस सी बात है कि सबके अंदर जो हमारी बुक्स आती हैं वो नंबर ऑफ बुक्स चेंज होंगी। सब में नंबर ऑफ बुक्स चेंज होगी, उनमें नंबर ऑफ पेजेस भी चेंज होंगे। और नंबर ऑफ पेजेस अगर चेंज होंगे तो डेफिनेटली इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हमारी लगने वाली जो कॉस्ट है वो भी चेंज होगी ही होगी। तो भाई साहब अगर ये इतना सब कुछ होगा तो फिर हमारे लिए कौन सी कॉस्ट कैसे रहेगी? ध्यान से सुनिएगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं हमारे पेपर नंबर 12 का। हम पेपर नंबर 12 में आपको पता है एक प्रैक्टिकल बुक आती है आपको, एक आपको थियरी बुक आती है, एक आपको MCQ बुक आती है, और एक आप लोगों के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सार, जो कि आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं, रिवीजन पर्पस में काम आते हैं। तो ऐसे करके आपके टोटल 4 बुक्स का सेट आपको दिया जाता है। हो सकता है कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सार प्रैक्टिकल में इनबिल्ट हो जाए, तो घबराइएगा नहीं। 4 की जगह 3 भी हो जाए तो भी घबराना मत, आपका कॉन्सेप्ट कंटेंट वहां पर कवर होगा। सपोज से इसकी जो कॉस्ट है वो हमारे को आती है पर स्टूडेंट 1300 रुपीज। पर स्टूडेंट 1300 रुपीज है। अब सोच के देखिएगा, मेरे पास अगर एक स्टूडेंट आया तो मेरे को पर यूनिट 1300 रुपए के हिसाब से पर स्टूडेंट 1300 रुपए लगेंगे। तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी बुक्स की? सर 1300। अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट आए तो सर पर यूनिट तो वही रहेगी, और आपको ये 6500 हो जाएगा। अगर मुझे 100 स्टूडेंट आए तो सर पर यूनिट तो वही रहेगी, आपको 1,30,000 हो जाएगा। अगर मेरे पास 500 स्टूडेंट आए तो सर पर यूनिट तो वही रहेगी, बट आपको ये जो है इसकी कॉस्ट जो रहेगी वो 6,50,000 हो जाएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, ऊपर वाले एग्जाम्पल में और नीचे वाले एग्जाम्पल में कुछ चेंज नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आया। मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाले केस में जब 1000 यूनिट्स पर कितना खर्चा लग रहा था? सर 10,000 का। इसका मतलब पर यूनिट खर्चा अगर मैं निकालूंगा तो पर यूनिट खर्चा कितना आ रहा है? सर पर यूनिट आपका खर्चा आ रहा है 10 रुपए। पर यूनिट आपका खर्चा आ रहा है 10 रुपए। और दूसरी केस में निकाल रहा हूं तो 10,500 डिवाइडेड बाय 1100, 10,500 डिवाइडेड बाय 1100 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आता है 9.55 रुपीज। आइला, कुछ तो डिफरेंस दिख रहा है, कुछ तो डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है। सर क्या? सर यहां पर भी यूनिट में चेंज है तो यहां पर भी यूनिट में चेंज है। यहां पर भी यूनिट में चेंज होने से टोटल कॉस्ट में चेंज है, यहां पर भी टोटल कॉस्ट में चेंज है।
लेकिन सर डिफरेंस यहां पर यह नजर आया कि ऊपर पर यूनिट कॉस्ट में भी चेंज है, पर यूनिट कॉस्ट में भी चेंज है, बट यहां पर स्टूडेंट की कॉस्ट में चेंजेस नहीं है। तो सर ये दोनों एग्जाम्पल किस किस कॉस्ट के हो गए? तो दोस्तों जब आप लोगों को यूनिट में चेंज होने से, ध्यान से सुनिएगा, जब आप लोगों को यूनिट में चेंज होने से, पॉइंट नंबर 1, यूनिट में चेंज होने से जब आपकी टोटल कॉस्ट में चेंज आ जाए, जब यूनिट में चेंज होने से आपकी टोटल कॉस्ट में चेंज आ जाए और ऐसे चेंज के होने के बावजूद भी आपकी पर यूनिट की कॉस्ट अगर कांस्टेंट रहे, तो ऐसी कॉस्ट को हम लोग कहते हैं फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको कॉस्टिंग के एज ए, आप लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आप लोगों को ये हर एक चीज पता होनी चाहिए, आपके ब्लड में होना चाहिए कॉन्सेप्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग पर लेकर के जाऊंगा और मार्जिनल कॉस्टिंग पर ले जाकर के इसको कनेक्ट भी करूंगा, मैं इसको मार्जिनल कॉस्टिंग से कनेक्ट भी करके दिखाऊंगा आपको, मार्जिनल कॉस्टिंग से इसको हम लोग कनेक्ट भी करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को केवल फोकस कहां करना है कि भैया यहां पर एक एक चीजें क्या क्या बोली सर ने। मैंने आपको यह बोला कि यूनिट में जब चेंज हो और उससे आपकी टोटल कॉस्ट में चेंज आए और ऐसे चेंज होने के बावजूद भी अगर आपकी पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट रह जाए तो उसे कहते हैं फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन सर फिर ये ऊपर वाला एग्जाम्पल ये क्या था? तो दोस्तों ये एग्जाम्पल जो है ना, ये आप लोगों के एग्जाम्पल के ऊपर, इसका ऊपर जो एग्जाम्पल था उसको भी मैं भी डिस्क्राइब करूंगा, बट उससे पहले मैं एक बार के लिए आपको फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट के दर्शन करा देता हूं। फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? हमने हमारे LPA लाटा प्रोफेशनल एकेडमी, इस लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के अंदर मैंने यहां पर, आपको पता है स्टूडेंट के लिए जो सेल्स टीम है उसके लिए मैंने कुछ टेली कॉलर्स आपके यहां पर हैं जो कि आपसे बातचीत करते हैं और आपके टेक्निकल इश्यूज हो या आपको सेल्स से रिलेटेड आपको कोई भी अदर सब्जेक्ट चाहिए हो, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहां पर सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जिस भी फैकल्टी का आपको चाहिए उस सभी फैकल्टी का बेस्ट प्राइस पर अवेलेबल होता है ना। तो अकॉर्डिंगली जो हमने टेली कॉलर्स बैठा है, सपोज से उनको हम लोग सैलरी दे रहे हैं 20,000 रुपीज पर मंथ। क्या दे रहे हैं? 20,000 रुपीज पर मंथ। मेरा क्वेश्चन आपसे एक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट 500, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5000, कितने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट क्यों ना हो, इनको दी जाने वाली सैलरी 20,000 पर मंथ ही रहेगी। कई बार बच्चा बोल देता है सर अगले साल हाइक भी तो दोगे ना, तो अगले साल हाइक भी तो दोगे ना आप, तो भैया हाइक की बात हम लोग करेंगे अगले साल, पर्टिकुलर इस पीरियड में क्या हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट के कारण से हाइक में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। तो अकॉर्डिंगली सर आपका कॉन्सेप्ट क्या कहा? विद द चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स इफ योर कॉस्ट विल रिमेन सेम, दैट मीन्स टोटल कॉस्ट विल रिमेन सेम। ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं बोलने जा रहा हूं इसके ऊपर आपके एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स का ट्रू फॉल्स इंस्टीट्यूट ने पूछा है रिसेंट एग्जामिनेशन में, रिसेंट एग्जाम में ही इस पॉइंट के ऊपर एक ट्रू फॉल्स पूछा है, और वो ट्रू फॉल्स जितने भी एमसीक्यूज वगैरह होते हैं ना, ये आपके कॉन्सेप्ट से ही क्लियर होते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा कि आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के चेंज होने से क्या टोटल कॉस्ट में कोई चेंजेस आया? आंसर है नो सर, नहीं आया। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस जगह पर सैलरी पर स्टूडेंट निकालना चाहूं, सैलरी पर स्टूडेंट जिसे हम लोग कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, सैलरी इज ए फिक्स्ड कॉस्ट, पर स्टूडेंट इज ए यूनिट, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा, ये बाहर शायद मेरे को पता नहीं क्यों डिस्टरबेंस आ रहा है, फोन वगैरह चल रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फोन वगैरह बंद कर दें क्योंकि फोन का डिस्टरबेंस आता है यहां पर। तो आपके यहां पर क्या हुआ? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का क्या मतलब हुआ? अब ध्यान से सुनना, 20,000 रुपए जब मैं सैलरी दे रहा हूं और अगर मेरे पास केवल स्टूडेंट आया एक, तो मेरे लिए फिक्स कॉस्ट क्या हुई? 20,000 पर यूनिट। जब मेरे पास
100 स्टूडेंट्स आए तो मेरे लिए फिक्स कॉस्ट कितनी हुई? 200 रुपीज पर स्टूडेंट। मेरे पास स्टूडेंट 500 आए, अगर 500 आए तो 20,000 डिवाइडेड बाय 500, तो इसका मतलब पर स्टूडेंट 40 रुपए हुए, पर स्टूडेंट 40 रुपए हुए। और अगर मेरे पास स्टूडेंट 5000 आए तो मेरे पास पर स्टूडेंट 4 रुपए आए। अब भाई साहब ये तो समस्या हो गई, ये तो एक समस्या है। सर क्या? सर विद द चेंज इन लेवल ऑफ यूनिट, with the change in level of unit there is no change in total cost. With the change in unit there is no change in total cost, that will be your fixed cost. तो इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिक्स्ड कॉस्ट बनने के लिए आपको यह करना पड़ेगा, चाहे चेंज क्यों ना हो जाए। चेंज इन यूनिट्स का मतलब चेंज इन लेवल बोल सकता हूं, चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो चेंज इन लेवल हो जाए लेकिन उसके बावजूद आपकी टोटल कॉस्ट सेम रहे, आपकी टोटल कॉस्ट सेम रहे। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर यह बोला कि आपका चाहे लेवल में चेंज आ जाए, लेवल में चेंज आया लेकिन टोटल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, तो ऐसे केस में ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसी कॉस्ट को हम लोग कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, और या मैं यूं कहूं फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट। फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट। तो आप लोगों को यहां पर दो चीजें मैंने आपको समझाई, आप लोगों को उम्मीद करता हूं पूरा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। पहला नंबर था फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट का। फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट में मैंने कहा चेंज इन लेवल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट चेंज इन टोटल कॉस्ट। तीसरा पर यूनिट कॉस्ट। ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पर हम लोग इनको डिसाइड करते हैं कि आखिरकार कौन सी कॉस्ट है। क्योंकि आप लोगों को ये जो नेचर है ना, आप लोगों को आज तक आपने ये सुना जरूर होगा कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फुल्ली वेरिएबल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, सुना होगा, बट उसके नेचर को जानना, क्योंकि बीइंग ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ना, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, फुल्ली फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट होगी तो क्या चेंज आपका होगा? आपकी कॉस्ट में चेंज, आपने कहा लेवल में चेंज आया, तो क्या इससे टोटल कॉस्ट चेंज होगी? आंसर है यस। क्या पर यूनिट कॉस्ट में कोई चेंज आएगा? आंसर है नो। पर यूनिट कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है आपकी फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो चेंजेस आए। क्या चेंज आने से टोटल कॉस्ट में कोई चेंज आया? आंसर है नो। टोटल कॉस्ट वही 20 की 20,000 ही रही, चेंज नहीं आया। लेकिन अगर पर यूनिट कॉस्ट की बात करें तो क्या उसमें चेंज आया? आंसर है यस सर, आया। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। मैंने यहां पर एक चीज आपने आइडेंटिफाई करी, क्या कि आइडेंटिफाई ये हुई सर, जब आपकी अगर फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट में चेंज आता है। मतलब कि अगर आपकी फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट है, आपकी अगर फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट है तो चेंज इन टोटल कॉस्ट होता है, मतलब टोटल कॉस्ट में चेंज आता है। तो टोटल कॉस्ट में चेंज आना, तो क्या मैं इसको ये बोल दूं कि हां जी टोटल कॉस्ट वेरिएबल हो जाती है, चेंज होती रहती है। लेकिन क्या पर यूनिट कॉस्ट में कोई चेंज आया? नहीं। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या है? पर यूनिट कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया। पर यूनिट कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया तो क्या मैं उसको ऐसा बोल दूं कि पर यूनिट कॉस्ट जो हमारी फिक्स्ड थी वही की वही रही? मतलब कि पर यूनिट हमारी पहले भी 1300 रुपीज की बुक आ रही थी एक स्टूडेंट के लिए, चाहे 500 स्टूडेंट लेंगे तो भी पर यूनिट हमारे को 1300 का ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? ये हो गई आपकी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है? बात कर लेते हैं अभी इसी के साथ हैंड टू हैंड ही फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट की, सॉरी फुल्ली फिक्स कॉस्ट की। फुल्ली फिक्स कॉस्ट ये कहती है क्या टोटल कॉस्ट में कोई चेंज आया? आंसर है नो।
टोटल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, टोटल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब ये बोल दूं टोटल कॉस्ट इज फिक्स्ड, कि टोटल कॉस्ट जो है वो तो है फिक्स्ड। क्या पर यूनिट में कोई चेंज आया? ध्यान से सुनिएगा, क्या पर यूनिट में कोई चेंज आया? आंसर है यस सर। जब एक स्टूडेंट था तो पर यूनिट 20,000 रुपए पड़ रहे थे, जब 100 स्टूडेंट हुए तो पर यूनिट 200 रुपए पड़ रहे थे, जब पर स्टूडेंट 500 हुए, टोटल स्टूडेंट 500 हुए तो पर यूनिट पर स्टूडेंट 40 रुपए पड़े, और जब 5000 स्टूडेंट हो गए तो पर स्टूडेंट 4 रुपए की ही कॉस्ट आ रही थी। इससे यह समझ में आता है कि सर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टोटल में तो फिक्स्ड है, बट पर यूनिट में क्या है, चेंज होता है। तो पर यूनिट में क्या मैं ऐसा बोल दूं कि पर यूनिट में वो वेरिएबल है? क्या मैं ऐसा बोल दूं पर यूनिट में वेरिएबल है, क्योंकि पर यूनिट में चेंज होता रहता है। और दोस्तों इसी पॉइंट के ऊपर एक ट्रू फॉल्स पूछा गया, इसी पॉइंट के ऊपर एक ट्रू फॉल्स पूछा गया, जिसको मैंने आप लोगों को पूरे कॉन्सेप्ट को एग्जांपल के साथ मैंने आप लोगों को यहां पर समझाया कि आखिरकार फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट कैसे फुल्ली होती है, फिर आपका टोटल में कैसे चेंज होती है और पर यूनिट में कैसे फिक्स होती है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया सर, आप अगर इसको बाइफरकेट करेंगे, अगर आप इनको बाइफरकेट करते हैं तो आप ध्यान से सुनना, फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट और फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट। ध्यान से सुनना, फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या टोटल कॉस्ट में वो चेंज होती है? तो आंसर है यस सर, चेंज होती है। तो क्या मैं इसको ये बोल दूं कि यस सर ये वेरी करती है विद द चेंज इन यूनिट्स, विद द चेंज इन यूनिट्स ये वेरी करती है? आंसर है यस। क्या फिक्स्ड कॉस्ट वेरी करती है? आंसर है नो। फिक्स कॉस्ट चाहे कितने ही स्टूडेंट क्यों ना हो, टेलीकॉलर को सैलरी 20,000 रुपीज ही देंगे। अगर पर यूनिट की बात करूं तो पर यूनिट में ध्यान रखना कि वेरिएबल कॉस्ट में 1300 रुपीज की हमारी बुक कॉस्ट थी, चाहे एक स्टूडेंट हो चाहे 5000 स्टूडेंट क्यों ना हो। तो इसका मतलब पर यूनिट की कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड। लेकिन अगर फिक्स्ड कॉस्ट की केस की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट के केस में क्या पर यूनिट की कॉस्ट सेम रहती है? आंसर है नो, वो चेंज होती रहती है, इसलिए उसको बोलते हैं वेरिएबल। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, अगर कोई आपको एक सेंटेंस दे दे और उस सेंटेंस में लिखा हो कि वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल इन टोटल एंड फिक्स्ड पर यूनिट, तो आप इसको ट्रू बोलेंगे कि फॉल्स बोलोगे? सर हम लोग इसको ट्रू बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल इन टोटल एंड फिक्स्ड पर यूनिट में, पर यूनिट में हो गई है फिक्स्ड। बात करें अगर फिक्स्ड कॉस्ट की तो फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड इन टोटल, टोटल में तो होती है फिक्स्ड, एंड वेरिएबल होती है पर यूनिट में, और पर यूनिट में होती है वेरिएबल। तो मुझे एक चीज नजर आ रही है कि कॉस्ट बोल रहे हो वेरिएबल, और ये वेरिएबल भी है, लेकिन ये है कब? जब ये टोटल में है। ये है फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन ये फिक्स्ड है, लेकिन ये कब है फिक्स्ड? जब ये है टोटल में। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर मुझे चेक करना है वेरिएबिलिटी के आधार पर अगर कोई चीज को, तो वेरिएबिलिटी के आधार पर अगर मैं किसी चीज को जज करता हूं तो वो ये कहलाती है कि भैया आपका टोटल को चेक करो, टोटल में अगर वेरिएबल है तो वो वेरिएबल रहेगा, और अगर आपका टोटल में वो फिक्स्ड है तो वो फिक्स्ड कहलाएगा। क्लियर है? इस बार जो एग्जाम में पूछा गया वो ये था, एक सेंटेंस था, और वो सेंटेंस क्या था? वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स्ड पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज वेरिएबल पर यूनिट। अब बच्चे को क्या है ना, स्टूडेंट देखिए यार ऐसा कैसे हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट तो हो गई फिक्स्ड और फिक्स्ड कॉस्ट हो गई वेरिएबल। अरे फॉल्स है सर, बच्चा ऐसे बोल के आ जाता है, और जबकि ये गलत है। ये सेंटेंस जो है दोस्तों, ये सेंटेंस 100% ट्रू है, 100% ट्रू है। क्योंकि अगर मैं यहां पर बात करूं तो दोस्तों यहां ध्यान रखिएगा आप लोग, जो नेचर है उसका डायरेक्ट रिलेशन रहेगा आपके टोटल कॉस्ट के साथ,
और इनडायरेक्ट रिलेशन रहेगा पर यूनिट के साथ। सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? आपका वेरिएबल कॉस्ट है तो टोटल में वो वेरिएबल रहेगा, आपकी फिक्स कॉस्ट है तो वो टोटल में आपका फिक्स्ड रहेगी। और आपके पर यूनिट में बात करें तो वेरिएबल है तो जस्ट अपोजिट फिक्स्ड होगा और फिक्स्ड है तो जस्ट अपोजिट वेरिएबल होगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। आई नो इसको समझाने में मेरे को पूरा 25 मिनट्स का समय लगा, बट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। जब भी आप सीएमए बन जाएंगे उसके बाद में भी आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि बीइंग ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलो जी, अब अगर ये बात क्लियर है तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे चलते हैं तो आगे अब हम लोग किसके ऊपर चर्चा करेंगे? अब हम लोग चर्चा करेंगे बाकी की जो 2 मूर्तियां रह गई थी ना, वो छोटे भाई छोटी बहन, उनके ऊपर। क्योंकि सर अभी तक भी ये वाला एग्जाम्पल अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल अभी भी बाकी है सर। कि मतलब सॉरी ये वाला एग्जाम्पल नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला एग्जाम्पल बाकी है सर, ये वाला एग्जाम्पल बाकी है। तो अभी इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अब आइए, अब दोस्तों अब चलते हैं। आप लोगों को फुल्ली वेरिएबल और फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट मैंने अच्छे से समझा दिया है। मैं आपको बता दूं ये एक ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं है कि नोटबुक में नोट कर लेने से कोई बहुत ज्यादा कुछ हो जाएगा। आप लोग चाहो तो इस चीज को नोट करना चाहो कर लो, बाकी मैं इसको बताऊं ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपके दिलो दिमाग में, आपके ब्लड में घुसना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि ये ब्लड में घुसा है। अगर घुसा है तो अभी तक लाइक नहीं किया हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई सब, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग वीडियो को देखते देखते भी कमेंट कर सकते हो, है ना। तो अब मुझे एक चीज बताओ, और अगर आप लोग मेरे पेड स्टूडेंट है तो भाई साहब आपके फीडबैक मेरे को 97859533 ये मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर हैं। आप लोग इस पर मुझे व्हाट्सएप पर जरूर आपकी फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा कैसा, है ना। आओ जी, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा के अंदर हम लोग शामिल कर लेते हैं इनके 2 छोटे भाई बहनों को, जिनका नाम है सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। ऑल्दो नाम से कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा कनेक्ट हम कर पा रहे हैं, हम नाम से थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्या कनेक्ट कर पा रहे हो आप? कनेक्ट ये कर पा रहे हो यहां पर कि भैया आप लोगों के लिए जो है ना सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है ये वेरिएबल तो है बट पूरी तरीके से नहीं है। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं तो ये फिक्स्ड तो है बट पूरी तरीके से नहीं है। तो दोस्तों सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज ए कॉस्ट which is a combination of fixed cost and variable cost। मतलब कि दोनों का शेक है ये, इनको दोनों को मिक्स किया, ग्राइंडर में मिक्स करके घुमाया, तो घुमा करके जब कोई चीज निकली तो उसको हमने नाम दे दिया सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सर अगर ये इसका कॉम्बिनेशन है तो फिर सेमी फिक्स कॉस्ट वो भी इसका कॉम्बिनेशन है क्या? मैं कर नहीं, वो थोड़ा अलग है। तो पहले चर्चा करेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। अब भाई साहब सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर चर्चा कर ले तो आओ जी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं? तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं केवल एक एग्जाम्पल लिखूंगा और उस एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल बोले तो आप लोगों के घर के अंदर, अगर आप दिल्ली से नहीं है तो, क्योंकि दिल्ली वालों के पास नहीं आता है ना, दिल्ली के अलावा और कहीं से हैं तो आपके घर में आता है एक इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब की बार जब भी बिल आए ना तो पापा मम्मी को बोलना आप पेमेंट तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट तो आप ही करोगे, मैं तो इतना कमा नहीं रहा हूं अभी तो मैं पढ़ रहा हूं, बट मुझे एक बार इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाओ। इलेक्ट्रिसिटी बिल को खोलना, वहां पर आप देखोगे अगर इंग्लिश में आता है तो बात अलग है, हिंदी में अगर आता है तो एक उस जगह पर लिखा होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्थायी शुल्क। अगर इंग्लिश में आता है तो लिखा होगा फिक्स्ड रेंटल। और एक होता है आपका विद्युत उपभोग। जिनको हिंदी समझ में नहीं आती ना उनके लिए मैं अभी इंग्लिश में भी लिखूंगा।
और इसे बोलेंगे आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। आपको दोस्तों जो बिल आता है ना, वो कुछ इन दोनों से चीज़ों से मिलके आता है। ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल लेता हूँ। आशुतोष लाटा सर, नाम तो सुना ही होगा। इतने पतला नहीं हूँ, आई नो, इतना पतला नहीं हूँ, दिख रहा है, नज़र आ रहा है ना, बट फिर भी माना कि ये मैं हूँ। लाल सिंह चड्डा पहन रखा है मैंने, है ना। तो अगर ये मैं हूँ, मैंने सोचा यार बच्चों का कोर्स करा दिया, बच्चों का एग्ज़ाम दिला दिया, बच्चा अभी चिल मार रहा है, अपन नेक्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट बैच स्टार्ट करने से पहले 1 महीने का लेते हैं ब्रेक, 1 महीने का लेते हैं ब्रेक, और क्यों ना पूरी फैमिली के साथ पूरा का पूरा जून जो मंथ है इसको कुछ वादियों में बिताया जाए। मैंने ये सोचा। अब मैंने वादियों में बिताने का जैसे ही सोचा तो भाई साहब नाम हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे मनाली। तो भाई साहब मैं मनाली जा चुका हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा कि यार क्यों ना, ये मनाली नज़र नहीं आ रहा है तो गनाली नज़र आ रहा है, तो लो जी ये लो मनाली। मैंने सोचा मनाली जावाएंगे, मनाली जावाएंगे। तो भाई साहब हमने क्या किया, 31 मई को हमने पैकिंग करा करके हम लोग निकल गए। हम लोग 31 मई को निकल गए। अब ऑल्दो हम लोग इंडियन लोग, मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग, हार्डली 5 नाइट, मैक्सिमम 7 नाइट, 8 नाइट तक हम लोग जाते हैं। बट अब आप लोगों को एग्जाम्पल को अगर मेरे को समझाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं पूरा जून के अंदर मनाली में ही घूमूंगा। मतलब कि पहले 7 दिन मनाली, फिर शिमला, फिर रोहतांग, फिर मैं उधर से निकल गया, मैं कश्मीर भी पहुंच गया। ऐसे कर करके पूरा टाइम मैंने कर दिया और मेरी वापसी हुई 1 जुलाई को। 1 जुलाई को मेरी वापसी हुई। आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को जो मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने 31 मई को निकला और 1 जुलाई को आया। मतलब कि क्या मैं 1 जून से लेकर के 30 जून के बीच में क्या मैं या मेरे घर का कोई भी सदस्य हमारे घर में रुका? आंसर है नो, नहीं रुका। अब मैं जैसे ही 1 तारीख को आया तो भाई साहब 1 तारीख को हमारे यहां पर आया इलेक्ट्रिसिटी बिल। किस मंथ का? जून का। मुझे ये बताओ, क्या जून मंथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल आना चाहिए था क्या मेरा? क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल आना चाहिए था जून का? भाई हम तो ऐसे आदमी थे, वैसे तो हम लोग क्या होता है ना, हम लोग कभी भी बाहर जाते हैं तो भैया घर के अंदर लाइट चला के रखने का, शाम के टाइम है, भगवान का आरती का टाइम है, 1 लाइट तो चला के जाना। अब भाई साहब अगर कोई आदमी 31 दिन के लिए जाएगा तो 1 लाइट चला के जाएगा तो 31 दिन लगातार चलती रहेगी। पता पड़ा लाइट भी स्वाहा हो गई और कुछ भी स्वाहा हो गया। तो ऐसे केस में हमने क्या किया, हमने पूरा MCV जो होते हैं ना उसको डाउन कर गए। हमको तो बिजली आनी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे पास बिजली का बिल आया और हमने देखा कि भाई साहब 400 रुपीज बिजली का बिल। अब माथा चकरा गया। मम्मी बोली कि भाई जी ये क्या है? कहे तो मैं तो केस करूंगी। मम्मी तो कहती मैं तो केस करूंगी भैया, सरकार के ऊपर केस करूंगी। पैसा कैसे आ गया? हमने एक लट्टू नहीं जलाया, एक पंखा नहीं चलाया, कुछ नहीं चलाया, हम तो MCV भी डाउन करके गए थे, फिर भी 400 रुपए का बिल आ गया। आइला ऐसा कैसे? फिर मैंने मम्मी को समझाया, क्योंकि मैं कॉस्टिंग पढ़ा हुआ था। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी 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 आप ये मत सोचो कि आप यूज करोगे तो ही इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। आपने घर के बाहर मीटर लग रखा है ना, उस मीटर को लगाने के लिए, उस मीटर से रीडिंग लेने के लिए जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो एक फिक्स्ड रेंटल लेता है। वो एक फिक्स्ड रेंटल लेता है, एक फिक्स्ड रेंटल लेता है, और ये वही फिक्स्ड रेंटल है। मम्मी बोली कि भाई फिर एक काम कर, मेरे को मई का बिल दिखा, मैं मई का बिल देखूंगी। मम्मी ने कहा मई का बिल देखोगे? मैंने कहा देखो, किसने मना किया। मम्मी ने जैसे ही मई का बिल खोला तो मम्मी ने पाया कि मई का बिल आया 4400 रुपए का। मतलब मई का बिल आया 4400 रुपए का, जून का बिल आया ओनली 400 रुपए का। ऐसा क्यों? क्योंकि मई के अंदर हमारा जो बिल आया उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट थी, तो जून में भी थी। वेरिएबल कॉस्ट थी, इस जगह पर थी, इस जगह पर नहीं थी। इस जगह पर थी, इस जगह पर नहीं थी। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों
कि आप लोगों के पास ये जो बिल आ रहा है, मुझे अब एक चीज बताओ, फिक्स्ड खर्चा ऑलवेज फिक्स्ड रहता है? आंसर है यस। तो इसका मतलब चाहे मैंने मई में यूज किया था तो भी 400 रुपए का खर्चा था फिक्स्ड, और मैंने जून में यूज किया तो भी 400 रुपए का खर्चा था। क्या मैं ऐसा बोल दूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो, कि अगर ये 400 है तो ये बाकी बचा हुआ 4000 मेरा वेरिएबल खर्चा था, ये 4000 रुपए मेरा वेरिएबल खर्चा था, क्या मैं ऐसा बोल दूं? आंसर है यस सर, आप बोल सकते हो। अब मेरे को अगर कोई क्वेश्चन में ये पूछे कि सर आप मुझे ना इलेक्ट्रिसिटी की जो रेट है वो पर यूनिट रेट कितनी आ रही है वो बताओ, तो मैं क्या कहूंगा, आप तो मेरे को केवल इतना सा बता दो कि आपने यहां पर कितने यूनिट कंज्यूम किए। तो मम्मी ने बोला कि हमने तो 400 यूनिट कंज्यूम करी है। और मम्मी को ऐसा कैसे पता चला? इलेक्ट्रिसिटी बिल में लिखा था कि कुल उपभोग राशि, कुल उपभोग विद्युत, हिंदी में, हमारे हिंदी में आता है भैया बिल, हम राजस्थानी हैं, हमारे यहाँ बिल हिंदी में आता है, इंग्लिश में नहीं आता, तो उसमें कुल उपभोग आता है, तो वो आया 400 यूनिट। अब भाई मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप मुझे बताओ एक यूनिट कितने का पड़ा, तो मम्मी खुद ही बोल देती है 4000 रुपये तेरा वेरिएबल है, 400 यूनिट का तो तेरा 10 रुपये आ रहा है। ये 10 रुपये क्या है? ये है अपनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कि अगर हम बिजली चलाएंगे तो एक यूनिट के 10 रुपये का खर्चा लगेगा। और दोस्तों इस तरह की जो कॉस्ट होती है उसे हम लोग कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कि एक कॉस्ट विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड। आपको ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि हम लोग पूरे के पूरे जून में रवाना हो गए। अब आइए, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जब मैं जून में रवाना हो गया था, बट मैं अब कंपैरिजन करूंगा जुलाई का अगस्त के साथ। टोटल जो बिल आया वो आया हमारे को जुलाई के अंदर, तो आया भाई साहब कितने का आया, कितने का लाएं सर? जुलाई के अंदर बिल लेके आओ आप 6600 का। और अगस्त के अंदर हमारे को जो बिल आया वो आया आपको लेट्स सपोज से 3400 का। कितने का? 3400 का। और उसमें लिखी हुई आई कुल उपभोग राशि कि आपने कितनी उपभोग करी है। तो भैया उपभोग राशि आई यहां पर आपको से 620 यूनिट, और यहां पर आप लोगों को आई 300 यूनिट। अब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, और इस तरीके के क्वेश्चन में क्वेश्चन आपसे कहता है कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये मैं इंट्रोडक्शन कॉस्ट अकाउंटिंग का जब मैं इंट्रोडक्शन कराता हूं तो ये उसके शुरुआत के पहले या दूसरे लेक्चर का क्वेश्चन होता है, बट मैं आप लोगों को भी समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि क्यों समझा रहा हूं, मैं आपको इसको लिंक करूंगा मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ, क्योंकि जब हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ेंगे, दैट मींस ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के देखेंगे, तो उस जगह पर इस चीज का बहुत बड़ा योगदान आने वाला है। तो इसलिए मैं आप लोगों को इसको बहुत बेस से लेकर के चल रहा हूं। आई नो आप लोगों का 1-1.5 घंटे का समय जाएगा इसमें, बट कहीं ना कहीं आप लोगों को इस चीज को मैं बहुत अच्छे से लिंक कर जाऊंगा आपके मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे एक चीज नजर आ रहा है, सर आप, मम्मी ने पूछा कि यार अगस्त में तो अपने को कम बिल आया, जुलाई में फिर इतना ज्यादा बिल क्यों आया? तो मैंने कहा भैया जुलाई में अपन ने बिजली भी तो ज्यादा यूज करी है, अपने एसी चल रहे थे सारे के सारे, तो आप देखो ना मम्मी 300 की जगह 620 यूनिट अपन ने यूज करी है। तो मेरा आप लोगों से एक चीज पूछना ये है, मुझे एक चीज बताइए कि बिल के अंदर जो भी चेंज आया वो चेंज किस कारण से होगा? क्या फिक्स्ड कॉस्ट के कारण से होगा? क्या आपका फिक्स्ड रेंटल जो लगता है, जो बाहर मीटर लगा हुआ है, क्या उस मीटर के कारण से आपका रेंट जो आपका बिजली का बिल आया, क्या उसके कारण से चेंज आएगा? आंसर है नो, उसके कारण से चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फिक्स्ड रेंटल जो रहेगा वो आपका फिक्स्ड ही रहेगा। फिक्स्ड रेंटल जो है वो आपका फिक्स्ड ही रहेगा। क्लियर है? तो भैया अगर आपका फिक्स्ड रेंटल फिक्स्ड रहेगा तो भैया चेंज किसके कारण से आया? चेंज आया आपको वेरिएबल कॉस्ट के कारण से आपको चेंज आया। मैं अभी आपको एक मेथड बताऊंगा, उस मेथड को मतलब कि
मेरे को मेथड का फॉर्मूला याद कराने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बोला है ना, थंबनेल में भी आपको दिख गया होगा, नो नीड टू लर्न फॉर्मूला, लर्न द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूला झक मार के आपके पीछे आएगा। अब मुझे यहां पर क्लियरली समझ में आ रहा है, क्योंकि रेंटल से कोई चेंज नहीं आता है। आपने चाहे 300 यूनिट कंज्यूम करी, चाहे 620 यूनिट कंज्यूम करी, आपका फिक्स्ड रेंटल जो है वो फिक्स्ड ही रहेगा। इसका मतलब जो आने वाला चेंज है वो किसके कारण से आया? वो आया आपका वेरिएबल कॉस्ट के कारण से। कितना चेंज आया सर? चेंज आपको यहां क्लियरली नजर आ रहा है 6600 और 3400, तो कहीं ना कहीं सर आपको ये 3200 रुपीज आपके चेंज आए हैं। मुझे ये बताओ, ये 3200 रुपीज का जो एक्स्ट्रा मेरा खर्चा लगा, ये 3200 का एक्स्ट्रा खर्चा किसके कारण से लग रहा है भैया? मेरा ये 3200 का खर्चा क्यों लग रहा है? आंसर इज वेरी इजी, क्योंकि भैया मेरा ये इसलिए ये खर्चा लग रहा है क्योंकि मैंने यहां पर कंजम्पशन 320 यूनिट एक्स्ट्रा करी है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर आपने 320 यूनिट एक्स्ट्रा खर्ची हैं और उन एक्स्ट्रा यूनिट के बदले आपने 3200 रुपीज का खर्चा किया है, तो क्या मैं आपसे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पूछ सकता हूं क्या कि मेरे को एक यूनिट का खर्चा कितना आएगा? तो आप क्या कहोगे सर 3200 रुपीज का एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है क्योंकि 320 यूनिट हमने एक्स्ट्रा कंज्यूम करी थी जुलाई में, तो इसका मतलब 10 रुपए पर यूनिट का खर्चा आपके लिए वेरिएबल है। और आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वेरिएबल कॉस्ट का जो पर यूनिट का खर्चा है, दिस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मतलब कि यहां पर 10 रुपए पर यूनिट है, अगर मैं 1,00,000 यूनिट भी कंज्यूम कर लूंगा ना तो भी ये 10 रुपए पर यूनिट ही रहेगा। यहां पर बल्क का डिस्काउंट नहीं आता है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब भाई साहब क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो भैया मैंने वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल दिया पर यूनिट। अब मेरे को पॉइंट आता है फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालूं सर? तो भैया मुझे एक चीज बताओ, टोटल कॉस्ट किससे मिलकर के बनी होती है? सर टोटल कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब यही होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों। तो भैया इसका मतलब अगर मुझे फिक्स्ड कॉस्ट जाननी है तो भैया मेरे को सिंपल है ना, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दो, फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। अब लेकिन एक समस्या है, और वो समस्या क्या है? सर टोटल कॉस्ट कौन सी वाली लें, जुलाई की लें कि अगस्त की लें? मैंने कहा जो आपकी इच्छा हो वो लो। सर क्यों सर, फिर तो फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगी ना। मैंने कहा भैया क्यों होगी? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगी ना, चाहे जुलाई की हो चाहे अगस्त की हो। तो वो जुलाई में भी फिक्स्ड रहेगी तो अगस्त में भी फिक्स्ड रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि आप किसी के ऊपर भी कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। सर मजा नहीं आएगा, ऐसे चेक करके बताओ, कंफर्म तभी मानेंगे हम। तो मैंने कहा आ जाओ, टोटल कॉस्ट अगर आप जुलाई की पकड़ते हैं तो वो है 6400। इसमें से आप लोगों को जुलाई की वेरिएबल कॉस्ट लेस करनी है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आपने टोटल कॉस्ट जुलाई की पकड़ी है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जुलाई की ही लेंगे। अब आप ध्यान से सुनना, जुलाई में कंजम्पशन कितना हुआ? 620 यूनिट का। आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट टोटल कैसे आएगी? सर टोटल यूनिट कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट की रेट, जो कि है आपकी 10 रुपए। 620 यूनिट ही कंज्यूम किया था ना अपन ने? यस सर, 620 यूनिट ही कंज्यूम किया है। ये 6400 नहीं है, ये 6600 है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, आपने टोटल 6600 रुपीज का आपका जो बिल था, उस बिल में से 6200 तो वेरिएबल कॉस्ट के थे। तो इसका मतलब बाकी बचे हुए जो 400 रुपए है ना, वो आपके लिए फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी। वापस से सुन लीजिएगा मैंने क्या किया। मैंने आप लोगों के यहां पर टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दिया, तो मेरे पास आ गया फिक्स्ड कॉस्ट। सर जुलाई से किया, अगस्त से भी करके दिखाओ, हम नहीं मानते। मैंने कहा आ जाओ अगस्त से कर लेते हैं। अगस्त में यही खर्चा 3400 का था, माइनस करो। अब आप मुझे बताओ अगस्त में कंजम्पशन कितना था? सर अगस्त में कंजम्पशन था 300 यूनिट का, और एक यूनिट पर खर्चा कितना है सर? 10 रुपए। तो 300 यूनिट के कंजम्पशन पर कितना खर्चा होगा सर? 3000। तो भैया 3400 में अगर आप
3000 लेस कर दोगे तो आपके पास अमाउंट जो आएगा वो 400 आएगा क्या? तो इसका मतलब चाहे आप अगस्त में कैलकुलेशन करो तो भी 400, आप जुलाई में कैलकुलेशन करो तो भी 400, क्योंकि यूनिट में कंजम्पशन चेंज हुआ था, उससे वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है। और दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं हाई लो कॉस्ट मेथड। हाई लो कॉस्ट मेथड, इसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर से वेरिएबल पोर्शन अलग कैलकुलेट हो जाता है और फिक्स्ड पोर्शन अलग कैलकुलेट हो जाता है। और मैंने इसके लिए अब अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर्मूला बना दो तो आप क्या कहोगे, चेंज इन टोटल कॉस्ट, जो आपकी टोटल कॉस्ट में चेंज आया, डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। तो क्या मैं इसका फॉर्मूला ऐसे बना दूं, हाई लो कॉस्ट मेथड के हिसाब से, अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को जानना है तो चेंज इन कॉस्ट, आपको पता है चेंज को हम डेल्टा से डिसाइड करते हैं, और डेल्टा मतलब कि ट्राइंगल, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट। और दोस्तों इससे आपके पास आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और फिर उसकी सहायता से आप क्या करेंगे, आपका फिक्स कॉस्ट आपको निकालना है तो आप टोटल कॉस्ट ले लो, उसमें से आप माइनस कर दो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने का बड़ा सिंपल है, जिस भी महीने की आप टोटल कॉस्ट ले रहे हैं उसी महीने का आप कंजम्पशन ले लें और उसी महीने की कंजम्पशन को इस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सर ये क्यों जरूरत पड़ी? दोस्तों इसकी जरूरत मैं अब आपको इस चीज को लिंक करवा देता हूं आप लोगों के मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ। दोस्तों इसको लिंक इसलिए करना पड़ा, कई बार क्वेश्चन में आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे दिया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग के समय, कैलकुलेट करते समय। तो और आपको अगर आपने ग्रुप 1 ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपको आइडिया रहेगा कि यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन बहुत अलग चलता है। तो उनके अंदर अगर मैं बात करूँ तो उसमें हम लोगों को इसको यूज़ करना पड़ता है, इसलिए ये सब चीज़ें रहती हैं। मैंने इसको कॉपी करने के लिए समय क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स के लिए इन सब चीज़ों को कॉपी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट को समझना आप लोगों के लिए नेसेसरी था कि आखिरकार सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। तो दोस्तों सेमी वेरिएबल कॉस्ट से हमको क्या समझ में आया, अभी आपको समझाता हूँ। अभी आपने देखा जब आपकी यूनिट्स 620 थी तो आपका बिल 6600 का था। जब आपकी यूनिट 300 थी तो आपका बिल 3400 का था। अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहूं तो 6600 डिवाइडेड बाय 620 तो आएगा 10.64 पर यूनिट, मतलब कि टोटल कॉस्ट और ये आपकी पर यूनिट कॉस्ट। और यहां की बात करूं तो 3400 डिवाइडेड बाय 300 तो ये आएगा 11.33। अब आपको अगेन एक चीज जज करनी है, क्या विद द चेंज इन यूनिट, क्या चेंज इन यूनिट है? आंसर है यस। क्या चेंज इन यूनिट से टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है? आंसर है यस। और क्या ऐसे चेंज से पर यूनिट कॉस्ट में भी चेंज आ रहा है? आंसर है यस। जब ये तीनों कंडीशन सेम आपकी यस बोलेंगी तो ऐसी कॉस्ट को मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट का नाम दूंगा। आपने देखा ध्यान से, अगर मैं बात करूं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की तो उसमें तीनों में यस था। अगर मैं बात करूं फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट की तो चेंज इन यूनिट यस, चेंज इन टोटल कॉस्ट यस, चेंज इन पर यूनिट नो। बात करूं फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट की तो चेंज इन यूनिट यस, चेंज इन टोटल कॉस्ट नो, चेंज इन पर यूनिट यस। मतलब कि आप लोगों ने यहां पर ध्यान से देखा हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में यूनिट में चेंज होने से टोटल कॉस्ट में भी चेंज आता है और पर यूनिट की कॉस्ट में भी चेंज आता है। और वही बात करूं फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट की तो फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट में आपके यूनिट में चेंज से टोटल कॉस्ट में तो चेंज आता है पर यूनिट में चेंज नहीं आता। और वही बात करूं अगर फुल्ली फिक्स कॉस्ट की तो यूनिट में चेंज से टोटल कॉस्ट में कभी भी चेंज नहीं आता है, उसे हम लोग कहते हैं, और बेशक आपका पर यूनिट में चेंज आता है तो ऐसी यूनिट को हम लोग कहते हैं, ऐसी कॉस्ट को हम लोग कहते हैं फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट।
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 4 में से 3 हिस्से जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, फुल्ली आपका जो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। अब बात कर लेते हैं आखिरी, और उसे कहेंगे सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, या इसको मैं कह सकता हूं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट या स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से भी मैं इसको बोल सकता हूं। बात करते हैं सर अब ये क्या बल्ला है। दोस्तों आपको याद है एक एग्जाम्पल, अब आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को जो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने दिखाया था ना, जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिखाया था, अब उसको कनेक्ट कर देता हूं मैं आपके लिए। ये लीजिए, ये एक एग्जाम्पल था आपके पास, ध्यान से देखो। क्या यूनिट में चेंज है, आंसर है यस। क्या टोटल कॉस्ट में चेंज है, आंसर है यस। क्या पर यूनिट कॉस्ट में भी चेंज है, आंसर है यस। तो ऐसी कॉस्ट को बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मैं आपको बताऊं, इसी तरह का तीनों जो टिक है ना, ये तीनों टिक लगे थे कि हाँ भैया यूनिट में भी चेंज, टोटल कॉस्ट में भी चेंज, कॉस्ट पर यूनिट में भी चेंज, तो तीनों में जो टिक लगे ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट में लगे। ये टिक आपको सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में भी देखने को मिल सकते हैं। बट सेमी फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट है जिसको आपको कैलकुलेट करके जज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को देखते ही पता लग जाएगा। मतलब देखते ही, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ जी ये सेमी फिक्स कॉस्ट है। कैसे? आशुतोष सर ने कहा कि भाई साहब घूमने जाना है। घूमने जाना है, किसको जाना है? भाई साहब स्टूडेंट्स को घुमा के लेके आऊंगा अब की बार। अभी पिछली बार में मैं खुद घूमने गया था मनाली, अब की बार मैं स्टूडेंट को घुमाने लेकर के जाऊंगा। अब स्टूडेंट को घुमाने लेके गया तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा, मैंने एक ट्रैवलर बुक किया, सॉरी बड़ी बस बुक करनी थी। मैंने क्या किया, ट्रैवल एजेंट को फ़ोन मिलाया, भाई साहब एक 52 सीटर बुक करनी है मेरे को, मेरे यहाँ पर टोटल 50 स्टूडेंट है सर। 52 में 50 कैसे, दो कौन सर? मैं भी तो हूँ ना सर। आप तो एक हो गए, दूसरा, अरे मैं पहला भी मैं ही हूँ, दूसरा भी मैं ही हूँ। आई ऑलवेज कवर 2 सीट्स, है ना। तो ऐसे केस के अंदर 50 लोगों को लेकर के जाने का है। मैंने उसको पूछा कि भैया मुझे ये बताओ, अगर मैं 50 स्टूडेंट को जयपुर राजस्थान से मनाली लेकर के जाता हूँ तो आपका क्या चार्जेस रहेगा? उन्होंने कहा सर हमारा एक बस, आपके उसमें चाहे जीरो एक भी स्टूडेंट ना बैठा हो और चाहे आप उसको पूरा लबालब 50 के 50 बच्चे भर के जाके जाओ, हम आपसे 40,000 रुपये लेंगे बस के। अब आपने उसमें एक बच्चा घुसाया तो भी हमारी तो बस जानी है, आपने उसमें 100 बच्चे घुसाए तो भी हमारी तो बस पूरी जानी है। तो ऐसे केस में उन्होंने कह दिया कि भैया मैं तो 40,000 रुपये लूँगा। मैंने कहा यार क्योंकि मेरे हो सकता है यार, मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हैं, और उनको अगर ऐसा मौका दे दूं मैं कि भैया हम लोग सभी स्टूडेंट सभी लोग हैं ना पिकनिक पर जा रहे हैं मनाली के लिए, तो भाई साहब मेरे को तो भारी भरकम ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है कि मेरे को एक बस में काम ही ना हो। तो उन्होंने कहा सर एक बस में काम नहीं होगा, हम दूसरी बस भी भेज देंगे आपको, हम दूसरी बस भी भेज देंगे। मैंने कहा उसका क्या लोगे? सर कैसी बातें कर रहे हो, बता तो दिया, एक बस का है सर 40,000, एक बस का 40,000 है सर। अगर अब आपके दूसरी बस की जरूरत कब पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है सर 50 बच्चों तक तो आपको हम लोग एक बस में अलाउ कर देंगे, उसके बाद में हम लोग एक के ऊपर एक गोदी में बैठाने वाला समझ पॉइंट नहीं है ना। तो यहाँ पर जो लोग किसी के साथ आने जाने वाले लोग थे तो उन लोगों के लिए स्टॉपेज लग गया, उनको प्रॉपरली सीट पर ही बैठना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे केस में 2 बस है। अब 2 बस कब चाहिएगी? जब मेरे स्टूडेंट 50 को क्रॉस कर जाएंगे, मतलब कि 51 हो जाएंगे। लेकिन मेरे को ये 2 बस भी कम कब पड़ जाएगी? जैसे ही मैं 100 स्टूडेंट को टच कर जाऊंगा, मेरे को भाई साहब इस बस में भी काम नहीं होगा। मुझे ये बताओ, मैंने एक बस ली तो कितने रुपये खर्चा पड़ा? 40,000। दूसरी बस ली तो कितने का खर्चा होगा? 80,000। अब सपोज से नहीं भैया 100 बच्चे में भी नहीं आए, बुकिंग आए जा रही है, बच्चे कह रहे हैं हम भी जावांगे हम भी जावांगे, है ना। तो भैया तीसरी बस भी बुक करी। अब तीसरी बस कब तक काम आ जाएगी? 101 बच्चे से लेकर के जब 150 बच्चे तक मेरे पास होंगे तो मेरी तीसरी बस काम आ जाएगी। तो ऐसे केस में मैं बस वाले को कितना पेमेंट करूंगा सर? अगेन 1,20,000।
अब यहां से आपको एक चीज समझने की जो है वो क्या है, वो ये है दोस्तों कि यहां पर आपने देखा कि अगर आपके स्टूडेंट 0 हैं तो आपको लगने वाली जो टोटल कॉस्ट है, सॉरी, अगर आपको होने वाला, आपके पास पिकनिक में सपोज 5 स्टूडेंट आए तो कॉस्ट 40,000। आपको स्टूडेंट 15 आए तो कॉस्ट 40,000। आपको स्टूडेंट 30 आए तो कॉस्ट 40,000। आपको स्टूडेंट 50 आए तो कॉस्ट 40,000। आपको स्टूडेंट 55 आए तो कॉस्ट 80,000। आपको स्टूडेंट 90 आए तो कॉस्ट 80,000। आपको स्टूडेंट 110 आए 1,20,000। क्या समझ में आया? इससे यह समझ में आता है दोस्तों कि क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जो कि विद द चेंज इन यूनिट में चेंज होने से कॉस्ट में कोई चेंज ना आए। आप देख रहे हो टोटल कॉस्ट में कोई चेंज आया, 5 से 15 स्टूडेंट हुए, चेंज आया? नहीं। 15 से 30 हुए, कोई चेंज आया? नहीं। 30 से 50 हुए, कोई चेंज आया? नहीं। लेकिन चेंज आया जैसे ही ये स्टूडेंट 50 से 55 हो गए। 50 से 55 होते ही यही कॉस्ट बढ़कर के 80 हो जाएगी। फिर 55 से 90 हुए, कोई चेंज आया? नहीं, वही 80 की 80। लेकिन फिर चेंज आया जैसे ही ये स्टूडेंट 90 से 110 हो गए तो अगेन चेंज आया। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आता है सर कि जब कोई कॉस्ट एक लेवल तक फिक्स्ड रहती है और उस लेवल को क्रॉस करने के बाद वो आपकी फिर फिक्स्ड हो जाती है नेक्स्ट लेवल तक के लिए। इसका मतलब कि 0 से लेकर के 50 स्टूडेंट के बीच में कहीं पर भी आ जाओ, कॉस्ट 40,000 ही रहेगी। 0, 10, 20, 30, 40, 50, सब रेंज में ओनली 40। लेकिन जैसे ही 50 को क्रॉस किया और 51 हो गए आपके स्टूडेंट, तो भाई साहब 51 से सीधा ये हो जाएगी आपकी कितनी, 51 पे आते ही ये आपके लिए हो जाएगी 80,000। और ये कब तक रहेगी 80? अगेन 100 बच्चों तक ये आपके लिए रहेगी 80। फिर 100 क्रॉस हो जाएंगे तो हो जाएगी 120। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि एक लेवल तक रहता है फिक्स्ड। तो भाई साहब कुछ ग्राफिकली प्रेजेंट करके दिखाऊं क्या आपको? यहां पर हम लोग लेंगे हमारी कॉस्ट, यहां पर लेते हैं हमारे स्टूडेंट। 0 से लेकर के ये 50 स्टूडेंट है, ये आपके 100 स्टूडेंट है, ये आपके यहाँ पर 40,000 है, यहाँ पर ये आपका 80,000 है और ये आपका 1,20,000 है। आपके स्टूडेंट, अगर आपके स्टूडेंट 50 तक हैं तो लगने वाली कॉस्ट फिक्स्ड रहेगी 40,000, 40,000, 40,000, 40,000। चाहे स्टूडेंट 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, कॉस्ट सेम। लेकिन जैसे ही 50 को क्रॉस करेगी ये कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और ये कॉस्ट इंक्रीज होकर के 80,000 हो जाएगी। लेकिन ये फिर वापस फिक्स्ड हो जाएगी और ये फिक्स्ड हो जाएगी और ये एक लेवल तक 60, 70, 80, 90, 100 तक ये कॉस्ट फिर फिक्स्ड हो जाएगी। तो ये यहां तक आपकी फिक्स्ड रहेगी। और जैसे ही 100 स्टूडेंट क्रॉस हो जाएंगे दोस्तों तो ये कॉस्ट फिर 1,20,000 हो जाएगी और ये आपके 150 स्टूडेंट तक यही कॉस्ट रहेगी। आपको कुछ नजर आ रहा है? ऐसा नहीं लग रहा कि ये यहां पर ये आपकी स्टेप्स हैं कि भैया इस जगह पर चढ़, फिर इस जगह चढ़, फिर इस जगह चढ़। इसी कारण से ये जो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ना कुछ इस प्रकार से, इसीलिए इस कॉस्ट को सेमी फिक्स्ड कॉस्ट के साथ साथ स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको ब्लॉक फिक्स्ड कॉस्ट भी कहा जाता है। मतलब कि जो कॉस्ट आपके ब्लॉक वाइज लगती है, मतलब कि 0 से 50 तक के ब्लॉक में, 51 से 100 के ब्लॉक में और आपके 101 से 150 के ब्लॉक में एंड सो ऑन। तो ऐसी कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी कॉस्ट को दोस्तों हम लोग कहते हैं
सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर आपको क्या होगा, टोटल कॉस्ट में चेंज है क्या? आंसर है यस, टोटल कॉस्ट में चेंज आता है बट कंडीशनल चेंज है, मतलब कि वो एक लेवल क्रॉस करने के बाद। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर आपको टोटल कॉस्ट फिक्स्ड रहेगी, लेकिन एक लेवल को क्रॉस करने के बाद फिर नेक्स्ट लेवल तक फिक्स्ड रहेगी, तो इसको आप लोग इजीली जज कर पाएंगे। तो ऐसे करके इन चारों को मैंने डिफाइन किया। पूरा 1 घंटे का समय लगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो चारों कॉस्ट है ना, ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गई ना, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मेरा काम आसान कैसे हो जाएगा? क्योंकि अब इसके बाद में बस अब इनको लिंक ही कराना है आपके मार्जिनल कॉस्ट के साथ। अब हम लोग देखो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, हम लोग ना मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को इनको मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ भी लिंक करूंगा। बाकी उसको आगे बढ़ने से पहले एक बार के लिए मैं इसको समअप कर देता हूं वापस से, कि हमने अभी अभी जो जो सीखा है वो क्या है। एक सीखा हमने फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट, एक सीखा हमने फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट, एक सीखा हमने फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट, एक सीखा हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एक सीखा हमने सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। बात करें आपके यूनिट्स के चेंज की, यूनिट चेंज, टोटल कॉस्ट चेंज और ये पर यूनिट चेंज। दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट में यूनिट का चेंज हुआ, उससे टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा, बट पर यूनिट में चेंज नहीं आएगा। बात करें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की, फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट की, यूनिट में चेंज आने से फिक्स्ड कॉस्ट में टोटल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, पर यूनिट में चेंज आएगा। बात करें वेरिएबल कॉस्ट की, तो यूनिट में चेंज से टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा, लेकिन साथ के साथ पर यूनिट में भी चेंज आएगा। यहां पर बात करें फिक्स कॉस्ट की, तो यहां पर यूनिट में चेंज से टोटल कॉस्ट में चेंज आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर आप उस पर्टिकुलर ब्लॉक में ही रहेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, उस ब्लॉक को क्रॉस करेंगे तो आपके अंदर चेंज आएगा। वहीं बात करें पर यूनिट कॉस्ट की, तो पर यूनिट कॉस्ट डेफिनेटली चेंज आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया सर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर हमको जज करना है कुछ इस आधार पर। बात करें फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट की, तो हमको उस जगह पर जज करना है आपके टोटल कॉस्ट के आधार पर कि भैया टोटल कॉस्ट में चेंज आया क्या। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं स्टेप्स। कल को कोई भी क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन के अंदर आपको ये जज करना पड़े कि यार कौन सी कॉस्ट फुल्ली वेरिएबल है, कौन सी फुल्ली फिक्स्ड है, तो मैं आपको बता दूं सबसे आसानी के साथ जो चीज समझ में आ जाएगी ना, वो है आपकी फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट। इसको आपको कैलकुलेट करके जज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा बोलेगा 50,000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है, कितनी भी यूनिट्स क्यों ना हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हम सीधा बोल देंगे भाई साहब ये तो हमारी फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट है। फिर उसके बाद में आता है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरे लेवल पर जो आसानी के साथ हो जाएगी वो होगी फुल्ली सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि हमको देखते ही क्वेश्चन कहेगा कि 0 से 50 तक है तो इतनी कॉस्ट लगेगी, 51 से 100 तक है तो इतनी कॉस्ट लगेगी, तो हमको देखने से ही जज हो जाएगा। समस्या कहाँ आएगी? समस्या आएगी फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट में, समस्या आएगी केवल इसमें। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को अगर हमें जज करना हो तो भाई साहब जज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसके कंपैरिजन को देखना पड़ेगा। आओ जी इसके कंपैरिजन को देख लेते हैं कि आखिरकार किस बिहाफ पर हमने इसको कंपेयर किया। ये हो गया आपका फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट और ये हो गया आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब इससे क्या समझ में आया कि यूनिट में चेंज होने से हुआ क्या? यस सर, बिग यस, यूनिट में चेंज है, उससे टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा। आंसर है यस, दोनों में चेंज आएगा, लेकिन एक की कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स्ड रहेगी, एक की कॉस्ट पर यूनिट में चेंज होती रहेगी। तो अगर कल को आपको इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना है, पर यूनिट में कॉस्ट कैलकुलेट कर लेनी है। कल को कोई क्वेश्चन कहे कि मेरे पास 100 स्टूडेंट थे तो 1,30,000 का खर्चा आ रहा था, 200 स्टूडेंट हुए तो 2,60,000 का खर्चा आया,
चेक करके बताओ कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है या फुल्ली फिक्स्ड कॉस्ट है। तो हम क्या कहेंगे भैया 100 स्टूडेंट पर 1,30,000 का खर्चा, मतलब पर स्टूडेंट 1,300 रुपये का खर्चा। 200 स्टूडेंट पे 2,60,000 का खर्चा, मतलब पर स्टूडेंट 1,300 का खर्चा। इसका मतलब पर स्टूडेंट फिक्स्ड आ रहा है सर, ये फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपकी फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर आपके 200 स्टूडेंट पर ये कॉस्ट आपकी 2,40,000 रह जाए तो आप क्या कहोगे, अब की बार ये 1,200 हो गया, तो इसका मतलब पर यूनिट में चेंज है, तो ये आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ये उम्मीद है मेरी। बाकी तो अब आप लोगों के फीडबैक मुझे बताएंगे, तो भाई साहब आप लोग मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा और मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों ने अगर मेरे से ग्रुप 1 में क्लास नहीं ली तो क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट इस लेवल तक क्लियर थे क्या। तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि इस लेवल तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे क्या। एंड ये इसी के साथ आप लोगों का जो एक बेसिक है ना वो वाला पोर्शन होता है कंप्लीट, जो मेरे को एक मैं कह रहा था ना कि मेरे को माइनस लेवल से लेकर के आना है, तो ये था वो माइनस लेवल। मतलब कि मार्जिनल कॉस्टिंग में 0 से नहीं पढ़ाता हूं, मैं मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ाता हूं माइनस से। अब हम लोग 0 पे आ चुके हैं। अब मैं कह सकता हूं कि यस आप लोग 0 पे आ चुके हो। सर आपने इतनी सारी भसड़ मचा दी, आप लोगों की लैंग्वेज के अंदर बात करूं तो, क्योंकि कुछ लोगों को यही लैंग्वेज समझ में आती है ना, तो ये वाली जितनी सारी चीजें करी, मतलब वो कहते हैं ना कि एक मीम्स बना था, वर्ड है शायद इसको ऐसे ही लिखते हैं बसड़। इसमें किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं है, पर हर व्यक्ति के जीवन में ये थोड़ी थोड़ी बहुत मात्रा में जरूर पाया जाता है। मेरा जितना सा मैं इस लैंग्वेज को समझ पाया हूं, उस लैंग्वेज के हिसाब से भसड़ का मतलब है जिंदगी में, मतलब शायद मेरे हिसाब से हैक्टिक सिचुएशंस, शायद, है ना। बाकी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं छपरी बनने की कोशिश तो कर रहा था बट सीएमए बन के निकल गया। तो अब क्या हुआ, अब पॉइंट ये है कि यार आपने सर ये इतनी सारी जो चीज़ें समझाई, ये आखिरकार मार्जिनल कॉस्टिंग में कहाँ काम आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम लोग, मार्जिनल कॉस्टिंग छोड़ो, आप एक नॉर्मल पार्लेंस की बात करो, आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना समझाओ, तो आप क्या कहोगे, सर सेल्स लीजिए, सपोज से सेल्स है 1 लाख, इसमें से सर आप अपनी जो भी आपकी टोटल लागत जो भी आपकी है उसको लेस कर दीजिए, सपोज से 80,000, इसको लेस कर दिया तो आपके पास सर जो आएगा उसे हम लोग कहेंगे प्रॉफिट। तो मतलब सेल्स में से टोटल कॉस्ट अगर आप लेस कर देते हो तो उससे आता है प्रॉफिट, दैट मीन्स 20,000 रुपीज। तो सेल्स में से टोटल कॉस्ट को अगर आपने लेस कर दिया तो आगे आपके पास प्रॉफिट। ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, बच्चा बच्चा जानता है, गली गली का बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूं आप लोगों के लिए, किससे मैं कनेक्ट करता हूं इसको, आपके मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ। सपोज से ये जो टोटल कॉस्ट है ना, आपको पता है टोटल कॉस्ट में 2 तरह की कॉस्ट पाई जाएंगी, एक कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, एक कॉस्ट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होगी। सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, मैंने कहा वो नहीं होगी। क्यों सर, क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, याद है इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट जब भी याद आए तो माइंड में याद कर लीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, आशुतोष लाटा सर मनाली घूमने गए वाला केस, उसमें से सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से जो फिक्स्ड कॉस्ट थी ना 400 रुपए का रेंटल, वो आपकी इस फिक्स्ड कॉस्ट में जाकर के जुड़ जाएगा, वो इस वाली फिक्स्ड कॉस्ट में जाकर के जुड़ जाएगा। और जो आपका वेरिएबल कॉस्ट था ना, आज सपोज से वेरिएबल कॉस्ट आपका 6200 था जुलाई महीने का, वो आपके इस वेरिएबल पोर्शन में जाकर जुड़ जाएगा। तो इसलिए काम आया था आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर फिर सेमी फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ काम आया? तो सेमी फिक्स्ड कॉस्ट आप ले जाएंगे और उसको आप कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट में। आपको कौन सी वाली, सर कौन से लेवल की करनी है? तो भैया क्वेश्चन में आपको यूनिट दी होगी कि हमने इतनी यूनिट सेल करी है, तो उस सेल के हिसाब से आप लोग अकॉर्डिंगली उस ब्लॉक की जो भी कॉस्ट आ रही है, आज सपोज से मैंने कहा कि भैया हमने 75 स्टूडेंट लेकर के गए हैं, तो आपको पता है 75 स्टूडेंट मतलब 2 बस, तो आपको 80,000 रुपये की जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको आपको फिक्स्ड कॉस्ट में ऐड कर देना है। तो अब हम मार्जिनल कॉस्टिंग में जब भी पढ़ेंगे
तो हमारे पास केवल दो ही कॉस्ट रह जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर है? चलो जी, अब मेरे पास ये क्वेश्चन आया है आप लोगों के लिए यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, इस टोटल कॉस्ट को दो हिस्सों में बांटा। जब मैंने इस टोटल कॉस्ट के एनालाइज किया तो मैंने पाया कि इस टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट शामिल हैं, एक है वेरिएबल कॉस्ट, एक है फिक्स्ड कॉस्ट। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है मेरी 60,000 की, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है मेरी 20,000 की। अब मैंने क्या किया, आंसर मेरा ऐसा ही आएगा, बस मैंने केवल हल्का सा चेंज कर दिया। और वो चेंज क्या, मैं इसको 80,000 पूरा ना लिख करके वेरिएबल कॉस्ट को अलग और फिक्स्ड कॉस्ट को मैं अलग लिखता हूं कि वेरिएबल कॉस्ट मेरी 60,000 कितनी थी, वेरिएबल कॉस्ट 60,000, तो मैं इसको अलग से लिखता हूं 60,000 वेरिएबल कॉस्ट, 20,000 की फिक्स्ड कॉस्ट। मुझे एक चीज बताओ, क्या इससे प्रॉफिट के ऊपर कोई फर्क पड़ा क्या? आंसर है नो, इससे प्रॉफिट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो अगर इससे प्रॉफिट के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आंसर है यस, वेरी इजीली सर, बहुत आसानी के साथ लिख सकते हो सर आप। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनना, ये तो हो गया बीच का बाइफिकेशन। क्लियर है? अब आओ, अब मार्जिनल कॉस्टिंग आपको क्या सिखाता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता है। वो ये कहता है कि आपने किया सेल्स 1 लाख, इसमें से लेस किया वेरिएबल कॉस्ट 60,000, आपने लेस किया फिक्स्ड कॉस्ट 20,000, और आपने इसको लेस करके आपके पास आ गया प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट कितना आ गया, वो प्रॉफिट आ गया आपके पास 20,000। क्या यही आया है? मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि साहब आप जब इतनी काम कर ही रहे हो, इतनी जब आप मेहनत कर ही रहे हो, तो एक छोटी सी मेहनत हमारे लिए भी कर दो। क्या? आप ना इस चीज को, मतलब कि आप सीधा डायरेक्टली प्रॉफिट मत निकालो, आप इसमें, आपने ये जो जगह छोड़ी ना, आज तो सर ने जो जगह छोड़ी थी ऊपर, इसमें कुछ लिख दो सर। आप इसमें क्या करो, आप प्रॉफिट को 2 स्टेप में कैलकुलेट करो। आप प्रॉफिट को 2 स्टेप में कैलकुलेट करो। और 2 स्टेप में कैसे करो, आप डायरेक्टली प्रॉफिट मत निकालो कि सेल्स में से टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट लेस कर दिया, प्रॉफिट आ गया। नहीं, ऐसा मत करो। आप क्या करो, इस पहले एक बार एक स्टेप करके करो, बच्चों के जैसे सीखो सर। आप इसमें 100,000 मतलब कि 1 लाख में से 60,000 को लेस करो तो आपके पास आ जाएगा 40,000। अब आप इस 40,000 में से 20,000 लेस करोगे तो भी 20,000 आएगा। कुछ फर्क पड़ा क्या? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट करके जो आया उसको लिखने से कोई फर्क पड़ा नहीं। अब लेकिन यार समस्या है, इस वाली एरिया में भी तो कुछ नाम तो लिखेंगे ना। जैसे आपने 1 लाख के आगे सेल्स लिख दिया, 60,000 के आगे वेरिएबल कॉस्ट लिख दिया, 20,000 के आगे फिक्स कॉस्ट लिख दिया, और नीचे 20,000 के आगे प्रॉफिट लिख दिया। तो इस 40,000 के आगे क्या लिखें? तो दोस्तों जब इस 40,000 के आगे लिखने की बात आई तो इसके ऊपर बात ये चर्चा हुई कि आखिरकार ये 40,000 है क्या, है क्या? दोस्तों इसके पीछे एक चर्चा करते हैं, एक छोटी चर्चा करेंगे। आई नो, मैं आपको बता दूं मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग थोड़ा लेंदी जाता है, उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरुआत में क्या लिखा था, मैं आप लोगों के साथ पोस्टमार्टम करने वाला हूं मार्जिनल कॉस्टिंग का। और मैं आपको बता दूं 1.5 से 2 लेक्चर तक तो मैं क्वेश्चन पर भी नहीं पहुंचूंगा। मैं 1.5 से 2 लेक्चर तक क्वेश्चन पर भी नहीं पहुंचूंगा। मैं क्वेश्चन पर जिस टाइम पहुंचूंगा तो उस टाइम पर फुल फ्लेजेड स्पीड के साथ पहुंचूंगा। मेरे को फिर उसके बाद में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, हैंड ब्रेक खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सीधा छट्टा गियर लगाऊंगा और गाड़ी हवा में उड़ती हुई चलेगी। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट इतने आपके ब्लड में आ चुके होंगे। अब पॉइंट अराइज हुआ कि सर ये क्यों निकाला और क्यों, क्या, कैसे जरूरत पड़ी। अब मुझे एक चीज इसके लिए जानना था, एक चीज जाननी ये थी, मैंने एक बिजनेस चालू किया। क्या किया? बिजनेस चालू किया। बिजनेस में 2 तरह की खर्चा लगता है, एक वेरिएबल एक फिक्स्ड, आप लोग जानते हैं। मैंने क्या किया साहब, मैं ना देखो वैसे मेरी ड्राइंग जो है ना वो वर्ल्ड फेमस है, म्यूज़ियम में भी रखी जाती है मेरी ड्राइंग, इतनी अच्छी है। लेकिन मेरे हिसाब से आज बाय मिस्टेक बन भी अच्छी गई। ये क्या नज़र आ रहा है? ये नज़र आ रहा है शूज़ है सर। तो मैंने भाई साहब मैंने सोचा कि मैं क्यों ना शूज़ बनाने की फैक्ट्री लगा लेता हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है, शूज़ लगाने के लिए फैक्ट्री तो
डालना तो चाहता हूँ बट फैक्ट्री के लिए जगह नहीं है, तो किराए पे ले लेंगे ना सर। ठीक है सर, किराए पे ले लेंगे। हर महीने का 50,000 रुपये का किराया लगेगा। अब आपको पता है किराया इज ए फिक्स्ड कॉस्ट, किराया विल बी ए फिक्स्ड कॉस्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने सोचा कि मैं एक ही तरह का शूज बनाऊंगा और उसको मार्केट में मैं 1200 रुपए में बेचूंगा, और इसको बनाने में मेरे 400 रुपए का खर्चा आएगा, लेदर का, इसको सिलाई करने का, इसको पॉलिश वगैरह करके बॉक्स वगैरह में रखने का, सारे तरह के खर्चे मिला करके मेरी वेरिएबल कॉस्ट आएगी 400 रुपए की। अब इसका मतलब ये हो गया कि मैं हर एक शूज के ऊपर 800 रुपए डायरेक्टली बचाऊंगा, और इस 800 रुपए से ही मुझे क्या करना है, मेरे को ये फिक्स्ड कॉस्ट भी मीट आउट करनी है, और इस फिक्स्ड कॉस्ट को मीट आउट करने के बाद मेरा कुछ प्रॉफिट भी बच जाना चाहिए। ये फिक्स्ड कॉस्ट मीट आउट होने के बाद भी मेरे पास कुछ प्रॉफिट भी बच जाना चाहिए। मैंने क्या किया, 1200 रुपए की जो मेरी सेलिंग है मेरे शूज की, उस पर डायरेक्टली मेरी कितने रुपए की कॉस्ट लग रही है वो मैंने कैलकुलेट करी कि 400 रुपए की आ रही है, जिसे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। इससे मेरे पास 800 रुपए निकल के आएंगे, और इसी 800 रुपए से मुझे क्या करना होगा, इसी 800 रुपए से तो मेरे को ये जो किराया है मेरी फैक्ट्री का वो भी चुकाना है, और उसको चुकाने के बाद कुछ प्रॉफिट घर पर भी लेके जाना है। भैया घर पर भी बाल बच्चे हैं, है ना। तो मेरे पास मेरा एक क्यूटी सा मेरा भतीजा है, आप लोग शायद जानते होंगे, नहीं जानते तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लो ना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो भैया, CA_CMA_आशुतोष_लाटा, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। आप लोग इस इंस्टाग्राम को जरूर से फॉलो कर लेना। रीजन, क्योंकि मैं इस इंस्टाग्राम पर स्टूडेंट से लाइव कनेक्ट होता हूं। आपको पता है ना, स्टूडेंट को ऐड भी कर सकते हैं लाइव में, तो वहां पर आप लोगों को मौका मिलेगा मेरे साथ लाइव आने का। तो आप लोग इसको कनेक्ट जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आप लोग मेरे और मेरे पूरे परिवार को भी आप लोग देख सकेंगे। कब आज तो सर, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, है ना, तो सोशल मीडिया पे मैं कहीं पर भी बाहर जाता रहूँगा ना, तो मैं 5 किलोमीटर पे जाता हूँ ना, तो मैं पोस्ट डाल देता हूँ। मैं ऐसा आदमी हूँ, है ना, ऐसा नहीं है। 5 किलोमीटर का मतलब कम से कम आउट ऑफ राजस्थान, है ना। तो अब यहाँ पर सुनिएगा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 800 रुपये मैं कमा रहा हूँ, इसी 800 रुपये से मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट को भी चुकाना है, और उसके बाद मेरे पास कुछ प्रॉफिट बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो 800 रुपये हैं, ये मेरे को किस लिए काम आने वाला है सर? ये 800 रुपये है ना, वो कहते हैं ना, आप लोगों को एक चीज़ बताए, हमारे पास सपोज से क्या हुआ, हमारे पास मनाली जाना है, मनाली जाना है मेरे को, अकेले को कुछ नहीं कमाता, एज ए स्टूडेंट हूँ। तो मैंने कहा मम्मी 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 आप मुझे मनाली जाने का टिकट करा दो, पापा 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 आप मुझे मनाली का होटल करा दो, बड़े भैया बड़े भैया बड़े भैया मुझे वहाँ पर सबसे महंगा जो काम है खाने का वो आप करा दो, क्योंकि दिख रहा है शरीर। तो ऐसा करके मैंने उन सबसे क्या किया, कॉन्ट्रो करा लिया। उन सबसे मैंने कॉन्ट्रो करा लिया कि भैया टिकट के पेटे 20,000 रुपये पापा से ले लिए, होटल के लिए मम्मी से ले लिए 10,000 रुपये, और खाने के 15,000 रुपये मैंने मेरे भैया से ले लिए। ऐसे कॉन्ट्रो करके 45,000 रुपीज़ मैं ले गया। तो इसका मतलब मेरे घर वालों ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया। किस किस के लिए किया? मेरे घर वालों ने मेरे टिकट के लिए कंट्रीब्यूट किया, मेरे घर वालों ने मेरे होटल का कंट्रीब्यूट किया, और मेरे घर वालों ने मेरे को खाने का कंट्रीब्यूट किया। सेम उसी तर्ज पर, सेम उसी कॉन्सेप्ट की सहायता से ये जो हमने कमाया 1200 रुपए का शूज बेचा, तो क्या ये 1200 के 1200 रुपए हम लोग घर पे ले जाएं? भाई मुझे एक चीज बताओ, आज अगर मैं ये सोचूं कि भैया मैंने मेरे स्टूडेंट को 8,000 9,000 रुपए में मैंने क्लास बेची है, और वो 8,000 रुपए एज इट इज अगर मैं पूरा घर ले गया, तो अगले महीने की 1 तारीख को जब वो बुक वाला बिल भेजेगा, उसको पेमेंट कौन करेगा? तो मेरे को उसकी पेमेंट के लिए पैसा रखना पड़ेगा। मेरे को उसका पेमेंट तो कर दिया, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो मैंने वेरिएबल कॉस्ट के पेटे हटाया। उसके बाद में कुछ पैसा बचेगा, हाँ सर बचेगा। उसके बाद जो पैसा बचा वो किस काम आएगा?
आपको सर यहाँ पर स्टाफ को सैलरी देनी है, फिक्स्ड कॉस्ट के भी काम आएगा, तो आपको वो पैसा आपको फिक्स्ड कॉस्ट के लिए भी काम आना है। तो फिर उसके बाद में जो बचे सर वो आपका है। इसका मतलब ये हो गया कि 1200 में से 400 रुपए जो हैं वो तो मेरे शूज के अंदर वेरिएबल कॉस्ट लगी, उसमें काम आ गए। बाकी बचे हुए जो 800 रुपए है ना, ये मेरे कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि मैं मेरी फिक्स्ड कॉस्ट को मीट आउट कर सकूं और उसके बाद मैं मेरा प्रॉफिट बचा सकूं। तो ये 800 रुपए क्या करेंगे, ये 800 रुपए मेरे कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि मैं मेरी फिक्स्ड कॉस्ट को मीट आउट कर सकूं और उसके बाद मैं मेरे प्रॉफिट को भी रिकवर कर सकूं। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो 800 रुपए आते हैं और इस 800 रुपए को हम क्या कहते हैं, इस 800 को मैं क्या नाम दूं, तो इसको नाम दिया गया कंट्रीब्यूशन। और इस तरीके से इसके अंदर जो ये खाली स्थान था, ये खाली स्थान भर गया और इस खाली स्थान का नाम हो गया कंट्रीब्यूशन। और इसलिए ये कंट्रीब्यूशन जो है ये फिक्स्ड कॉस्ट को मीट आउट करके आपके प्रॉफिट कमाने के अंदर आपको मदद करता है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियरली हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसे कहते हैं आप लोगों के लिए क्या, इसे कहते हैं आप लोगों का सेल्स में से माइनस होगा। तो दोस्तों अगर मेरे को कोई ये बोले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, तो भैया मैं क्या बनाऊंगा, मैं उनको एक स्ट्रक्चर दे दूंगा। और वो स्ट्रक्चर कैसा होगा कि सर आप अपनी सेल्स लीजिए, उस सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दीजिएगा। सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट लेस किया तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको हमेशा याद आएगा कि भाई साहब आज तो सर ने कहा था 800 रुपए, मैं मनाली घूमने गया था कंट्रोल ले करके, और वही कंट्रीब्यूशन यहां पर है कि 800 रुपए मैंने जो शूज में से शूज वाले कपड़े हटा करके बचाए, वो कंट्रो करेगा मेरे फिक्स्ड कॉस्ट को मीट आउट करने के लिए, एंड जो बाकी बच जाएगा वो मेरा होगा प्रॉफिट। वो मेरा क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देंगे तो आएगा आपके पास प्रॉफिट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वेरिएबल कॉस्ट को कई बार आपको क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप लोगों को अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज ए कॉस्ट, या नहीं को मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट। मतलब कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने से टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आता है उसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सर एग्जाम्पल के तौर पे समझाइए, 100 यूनिट्स बनाई तो मेरा खर्चा आया 5000 का, 101 यूनिट बनाई तो मेरा खर्चा टोटल हो गया 5030 का। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरी 101वीं जो यूनिट मैंने बनाई उसको बनाने में मेरे 30 रुपए का खर्चा लगा। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने से जो एडिशनल कॉस्ट लगी, इस एडिशनल कॉस्ट को हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो आप लोग चाहें तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, वन एडिशनल change in total cost to produce one extra unit will be known as marginal cost। तो उसको आप लोग क्या कहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो इसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब दोस्तों आप लोगों को अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया मैंने, ये प्रॉफिट कैलकुलेशन का,
क्या ये आप लोगों को क्लियर है? उम्मीद करता हूँ इजीली क्लियर होगा। अब लेकिन मैं क्या है ना, आपको जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं बहुत ग्रास रूट लेवल से आप लोगों को समझाता हूँ, बहुत ग्रास रूट लेवल पर मैं ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे एक एक पहलू के ऊपर, और उस पहलू में सबसे पहला नाम आता है आपकी सेल्स का। सर क्या हमें कुछ लिखना है? आंसर है नहीं। जो मेरे को लिखवाना था अभी मार्जिनल कॉस्ट का वो मैंने लिखवा दिया है। उसके अलावा आपको जब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये आपको टेबल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके नोट्स में ऑलरेडी इनबिल्ट है। अब बात कर लेते हैं सर सेल्स का। सेल्स कैसे आई होगी? सर मैंने अगर 1000 यूनिट्स बेची हैं, मेरे शूज़ की 1000 यूनिट्स अगर मैंने बेची हैं और एक यूनिट को मैंने 1200 रुपये में बेचा है, तो सर मेरी सेल्स हो गई है 12 लाख। अब इस चीज़ से क्या समझ में आया कि आपका जो सेल्स है उसका फॉर्मूला, सेल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता है, सेल्स यूनिट्स। आई नो आप लोगों को इनिशियल लेवल पर थोड़ा ऐसे लगेगा अरे सर ये क्या बच्चों जैसी चीज़ें समझा रहे हो सर। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो बच्चों जैसी चीज़ें होती है ना, इन्हीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इन्हीं सब चीज़ों से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। और मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ, गारंटेड बोल सकता हूँ मैं आपको, आपने किसी के यहाँ से भी क्लास ली होगी, मैं आपको ये ओपन चैलेंज दे सकता हूँ कि इस लेवल पर आप लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग ग्रुप 1 में भी नहीं पढ़ा होगा। और अगर आप लोग इस चीज़ को सेटिस्फाइड हैं जो मैं लाइन बोल रहा हूं, आपने ग्रुप 1 में अगर कॉस्ट अकाउंटिंग और कहीं से लिया है और आप लोग ये सीरियसली मान रहे हैं कि यस सर आपने जो लेवल, आपने जिस लेवल से आप मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा रहे हो ऐसा हमने नहीं पढ़ा, तो मुझे प्लीज आप लोगों के फीडबैक जरूर दीजिएगा। चाहे आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फीडबैक दे दो, चाहे आप लोग मेरे को पर्सनल, मेरे जो नंबर है आप लोगों को पता ही है 9785953322, ये मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर मैं आप लोगों को उस लेवल का नॉलेज दे रहा हूं तो आप लोग भी उस लेवल का थोड़ा सा एफर्ट डाल करके मेरे को ये फीडबैक जरूर से देंगे। ठीक है, चलो जी आ जाइए। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हुआ? सेल्स यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेल्स निकालने का फॉर्मूला इसके अलावा कोई दूसरा है क्या? इस पूरे ब्रह्मांड में इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला है सेल्स निकालने का? टोटल सेल वैल्यू इन रुपीज निकालने का इससे बड़ा कोई दूसरा फॉर्मूला आपको नजर आता है? आंसर है नो। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे को कोई क्वेश्चन ये कहे कि सेल्स में चेंज कितना % करना है, तो इसको जज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, आइदर या तो सेल्स यूनिट में चेंज करो या सेलिंग प्राइस में चेंज करो। अगर क्वेश्चन मेरे को ये बोल दे कि आपको, क्वेश्चन कहता है कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, बट आपको ये चाहिए कि हमारी जो सेल्स है वो 24 लाख हो जाए, तो कितने % की ग्रोथ आपके होनी चाहिए? तो आप क्या कहेंगे कि भैया सर आपकी सेल्स थी 12 लाख, जब आपने 1000 यूनिट बेची थी एट द रेट 12,000 के हिसाब से, अब आप चाहते हो कि आपकी 24 लाख की सेल हो जाए, और आप ये भी कह रहे हो कि सेलिंग प्राइस में चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है, मतलब कि 12,000 ही रखना है। तो सर अगर आपको यहाँ पर 24 लाख रुपए चाहिए तो सर यहाँ पर आपको 2000 यूनिट करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन का रिप्लाई ये होगा 100% इंक्रीज इन सेल्स यूनिट होगा, तो ही ये सेल्स वैल्यू मीट आउट हो सकती है। और अगर क्वेश्चन ये कह दे कि भैया जी % इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस बताओ, अगर हम ये माने कि आपकी यूनिट्स में तो इंक्रीज नहीं हो सकता, तो आप क्या कहोगे? 24 लाख रुपीस की सेल चाहिए और आपके नंबर ऑफ कस्टमर भी 1000 ही रहेंगे, तो भैया फिर आप इसको 24,000 में बेचो। या इसके अलावा तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि आप यूनिट में भी चेंज कर दो और सेलिंग प्राइस में भी चेंज कर दो। क्या इसके अलावा कोई
चौथा रीजन हो सकता है सेल्स को इंक्रीज करने का? आंसर है नो। इससे हमें यह समझ में आता है सर कि अगर आपको सेल्स को चेंज करना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में कई बार आपको डिजायर्ड सेल्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि सेल्स में चेंज अगर आपको करना है तो दो ही चीजों से हो सकता है। आइदर आपकी यूनिट्स, जिसे कई बार क्वेश्चन वॉल्यूम भी बोल देता है कि हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम या यूनिट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सेल्स बाय 20%, 30% एंड सो ऑन। और एक आपका सेलिंग प्राइस, तो या तो और या एंड, मतलब या तो आप केवल यूनिट में चेंज करेंगे या आप केवल सेलिंग प्राइस में चेंज करेंगे या आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन में चेंज करेंगे, तो ही आपकी सेल्स चेंज हो सकती है, अदरवाइज आपकी सेल्स चेंज नहीं होगी। क्लियर है? गॉट इट? यस सर। अब दोस्तों मैंने यहां पर आप लोगों के लिए लिखा है सेल्स। मैंने यहां पर सेल्स सपोज से मैंने लिख लिया कि 1000 यूनिट्स है और एक यूनिट को बेचने में हमारे पास एट द रेट 1200 रुपीज़ या कितना, हाँ 1200 रुपीज़ का एक शूज़ बिकता है। तो ऐसा करके हमारे पास जो सेल्स है वो आ जाती है 12 लाख। आपको जान करके बहुत अच्छा आश्चर्य होगा कि आज तो सर ने इस लेवल का भी बताया आपको कि भैया सेल्स में चेंज कहाँ से होता है। ये तो हो गई बात सेल्स की। सर कुछ लिखना है? नहीं लिखना है। जब तक नहीं बोलूंगा तब तक कुछ भी नहीं लिखना है। तो ये तो बात हो गई सेल्स की। अब बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट आता है सेल्स हो गया, तो भैया मार्जिनल कॉस्टिंग का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कहता है कि भाई साहब सेल्स का डिस्कशन डन है तो वेरिएबल कॉस्ट का डिस्कशन करो। अब आपको मैं इतना डिटेल में समझा चुका हूं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये डिस्कशन बाकी रह गया कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट सिंपली कैलकुलेट होती है आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स जितनी भी आपकी हैं और उसको बनाने में जो भी वेरिएबल कॉस्ट लगती है पर यूनिट वो। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने सेल 1000 यूनिट करी है तो वेरिएबल कॉस्ट 1000 यूनिट पर ही लगी होगी। कई बार बच्चा बोल देगा सर स्टॉक भी तो रह सकता है। मैंने कहा यहां पर कैलकुलेशन आपके सेल्स से प्रॉफिट की हो रही है, आपके सेल्स से प्रॉफिट की हो रही है। आई नो वेरी वेल ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, बट मैं आपको बता दूं 90% केसेस जो आप लोगों के मार्जिनल कॉस्टिंग में रहेंगे उसमें आपको केवल ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होगा। इवन मैं आपको बता दूं, मैं ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वाले के साथ भी आपको ट्रीटमेंट पूरा अच्छे से समझाऊंगा, आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। तो यहां पर इसका मतलब 1000 यूनिट हमने बनाई और उसको 1200 रुपये में बेचा, तो इसका मतलब 1000 यूनिट को बनाने में कुछ खर्चा लगा होगा और 1000 यूनिट को बनाने में खर्चा लगा से 400 रुपये पर यूनिट। कितना लगा? 400 रुपये पर यूनिट का खर्चा लगा। अब भैया 400 रुपये पर यूनिट का अगर खर्चा लगता है तो 1000 यूनिट्स एट द रेट 400 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा सर? 4 लाख। अब मुझे एक चीज बताओ, आप 4 लाख रुपए लेस कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा सर? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका 8 लाख रुपए। मुझे एक चीज नजर आ रही है, आपने देखा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करें, अगर मैं 1000 में से 1000 माइनस करूंगा क्या, तो इसका मतलब 1000 को मैं आज अगर मैं ये बोलूं कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या हुआ, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट हुआ, तो आप क्या कहोगे सर? कंट्रीब्यूशन इज नथिंग, कंट्रीब्यूशन इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, सेल्स क्या है? 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1200 माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 400। ऐसे करके आपके पास 8 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन आया है। अब ध्यान से सोच समझ के मुझे बताओ, मैथमेटिक्स इतनी तो आती है आपको। अगर आप लोग कहो और बुरा ना मानो तो क्या मैं इस 1000 यहां पर भी है, यही 1000 यहां पर भी है, क्या मैं इस 1000 को कॉमन ले लूं? मतलब कि इस 1000 को तो मैं बाहर निकाल लूं। 1 लाख को ले लिया सर बाहर, 1000 को तो मैं बाहर ले लूं। अब 1000 को बाहर ले लिया
तो जब आप कॉमन ले लेते हैं तो वो 1000 हट जाएगा, बाकी कितना बच जाएगा 1200 माइनस माइनस 1000 कॉमन ले लिया तो 1000 हट गया, बाकी बच गया 400। क्या आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों से क्या आएगा 800 रुपए, और ये क्या हो गया 1000 मल्टीप्लाई बाय 800 तो ये हो गया 8 लाख रुपए। तो दोस्तों मैं यहां से कुछ फॉर्मूलाज बना पाया हूं, याद नहीं किया हूं, मैं याद तो करता ही नहीं हूं, मैं याद करना जानता ही नहीं हूं, माइंड ही नहीं चलता हमारा माइंड केवल याद करना चलता ही नहीं, हमारा माइंड केवल चलता है कि भाई साहब फॉर्मूला कैसे बनाया हूं। तो भैया फॉर्मूला कैसे बनाया हो ध्यान से देखो। आपने एक प्रकार से 1200 जो है वो तो आपकी सेलिंग प्राइस है, आंसर है यस, सेलिंग प्राइस है। 400 जो है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, आंसर है यस सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। और आपने इन दोनों को तो ले लिया ब्रैकेट में, और बाहर जो 1000 लिया वो क्या है सर, वो आपकी यूनिट्स है, तो ये लो जी यूनिट्स। तो इसका मतलब कुछ इस प्रकार से हुआ कि आपको कंट्रीब्यूशन अगर आपको निकालना है तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, ये तैयार हो गया क्या? मेरे पास एक फॉर्मूला तो ये हो गया, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कल को डायरेक्टली सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हो तो समस्या हो जाएगी ना, और आपको पर यूनिट दे दे तो। एक और चीज, इस सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं दी हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ना दी हो, बट सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस जो है 800 रुपए, वो अगर दिया हो तो भी हमारा काम हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। कैसे? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई कर दो किससे? सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस से। 1200 में से 400 रुपए का जब डिफरेंस लिया तो आया 800 रुपए, और इस डिफरेंस को कुछ नाम दे दूं क्या? जब इसको टोटल कंट्रीब्यूशन बोल रहा हूं, इसको जब मैं टोटल कंट्रीब्यूशन बोल रहा हूं तो इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोल दूं क्या? इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोल दूं क्या? तो दैट्स ऑल, हो गया काम खत्म, डन 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 डन। तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, कंट्रीब्यूशन निकालने के 3 फॉर्मूला रेडी। कोई मेहनत लगी? फॉर्मूला कैसे बने कोई रेडी करने में कोई मेहनत लगी क्या? कुछ दिमाग लगाना पड़ा क्या? नहीं ना, बस यहां से कंटेंट दिया हुआ था, उसी कंटेंट को उठाया और वहीं से अपन ने फॉर्मूला बना डाला। बस बनाने का है, आपको याद नहीं करने का है। तो यहां तक की तो बात हो गई। ये आगे और भी फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो हमने यहां पर कुछ इस तरीके से सारी कैलकुलेशंस करी हैं, और ये लो जी, तो हमारे पास ये टोटल 3 फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन के आ गए हैं। अभी और भी आएंगे, 3 तो आ गए हैं, अभी और आएंगे। कैसे आएंगे? चलो, अब क्वेश्चन ने आपको फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखी है। कितनी दे रखी है सर? फिक्स्ड कॉस्ट दे दी हमारे को 2 लाख रुपीज। अब देखिए ध्यान से, 2 लाख रुपीज आपको फिक्स्ड कॉस्ट दे दी। 8 लाख में से अगर आपने 2 लाख को लेस कर दिया तो कितने बचे सर? 6 लाख। ध्यान से सुन के बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा, क्या 2 लाख और 6 लाख इन दोनों का अगर मैं टोटल कर दूं तो 8 लाख ही होता है क्या? बताओ 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 बताओ। और अगर 8 लाख ही होता है तो क्या 8 लाख ही कंट्रीब्यूशन होता है क्या? यस। तो क्या कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला नंबर 4 मेरा ये आ जाएगा क्या कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट? क्या ये भी मेरा एक फॉर्मूला हो जाएगा क्या? आंसर है यस सर, हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के कंट्रीब्यूशन निकालने के अभी तक 4 फॉर्मूला हमने केवल और केवल इस स्टेटमेंट की सहायता से ही बना दिए हैं। अब मुझे एक चीज बताइए,
जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि सेल्स में चेंज होने के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं, आइदर यूनिट्स और सेलिंग प्राइस, दो ही कारण हो सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर कल को कोई क्वेश्चन वेरिएबल कॉस्ट का पूछे तो उसमें भी क्या दो ही कारण होंगे? आंसर है यस। यूनिट्स में कोई चेंज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी। ध्यान रखिएगा, कल को क्वेश्चन कहे कि सेलिंग प्राइस में कितना परसेंट चेंज करें कि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाए, कहता कितना ही कर ले, जितनी तेरी इच्छा है उतनी कर। वेरिएबल कॉस्ट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वेरिएबल कॉस्ट को फर्क पड़ेगा केवल और केवल एक यूनिट से और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। अगर इन दो फैक्टर्स में कोई चेंज हुआ है तो ही वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, अन्यथा इस ब्रह्मांड का कोई तीसरा कारण नहीं बन सकता वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आने का। उम्मीद करता हूं क्लियर है। यस सर क्लियर है। आइए अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको यहां पर बताया, और इतने सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको यहां बताए। अब इतने सारे फॉर्मूलाज मैंने पहले क्यों बताए? ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि फॉर्मूले से ही एक्चुअल में पता चलता है कि कहां कहां से चेंजेस से ये चेंज हो सकता है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मेजर जो सबसे अच्छा फॉर्मूला जो है वो ये है। क्यों? क्योंकि ये हमें बताता है कि आपकी यूनिट्स में चेंज होगा तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, आपकी सेलिंग प्राइस में कोई चेंज होगा तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, और आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज होगा तो आपका ये चेंज हो सकता है। अब कई बार मेरे को बच्चे ना ये बोल देते हैं, सर फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज होता है तो भी कंट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, प्रॉफिट में कोई चेंज होता है तो भी कंट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है। और मैं आपको बता दूं ये गलत है। फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज से, प्रॉफिट में चेंज से कभी भी कंट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता है। सर कैसे मान लें आपकी बात? प्रूव करके बताओ। मैंने कहा आ जाओ। मैंने 1 लाख यूनिट बेची @100 रुपीज़ के हिसाब से, तो 1 करोड़ रुपए की सेल हुई। 1 लाख यूनिट पर 40 रुपए वेरिएबल कॉस्ट लगी, तो 40 लाख रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लग गई। तो 60 लाख रुपए का मैंने कंट्रीब्यूशन कमाया। क्या कमाया? 60 लाख का कंट्रीब्यूशन कमाया। मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो मेरी रेंट लगा करती थी, वो रेंट मेरा लगता था 30 लाख रुपए का। मेरा प्रॉफिट आता था 30 लाख रुपए का। मेरी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ी और वो हो गई 40 लाख। उससे क्या होगा? मेरा प्रॉफिट 30 की जगह रह जाएगा 20 लाख। क्या इससे कंट्रीब्यूशन पर कोई फर्क पड़ा? आंसर है नो सर, नहीं पड़ा। तो भाई साहब फिक्स्ड कॉस्ट के चेंज से कहां फर्क पड़ा? सर फिक्स्ड कॉस्ट के चेंज से आपके प्रॉफिट पर फर्क पड़ा। फिक्स्ड कॉस्ट के चेंज से फर्क प्रॉफिट पर पड़ता है, कंट्रीब्यूशन पर नहीं पड़ता। मतलब कि आपके ऊपर वाले जो चेंज हैं, नीचे वाले जो चेंजेस हैं, उनसे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। आपके चेंज ऊपर वाले माले पर चेंज होगा तो ही ऊपर से ही फर्क पड़ेगा। मतलब कि सेल्स के अंदर बात करूं तो यूनिट्स एंड आपका सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट में यूनिट्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन के अंदर बात करूं तो भाई साहब आपकी यूनिट्स में चेंज हो, ऊपर वाले माले में क्या है? यूनिट्स। एक है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में चेंज हो और वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हो तो ही फर्क पड़ेगा, अन्यथा फर्क नहीं पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट में कभी भी यूनिट्स में चेंज हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में चेंज हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज होगा केवल और केवल आपके नेगोशिएशन के, आपने कितने रुपए में फिक्स्ड कॉस्ट कर रखी है। भैया मैं कितने भी स्टूडेंट यहाँ पर, मेरे कितने भी स्टूडेंट को क्लास जाए, मेरे यहाँ पर जो सैलरी बांट रहा हूँ वो बंदा आकर के मेरे से कहेगा सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो ही उसके ऊपर चेंजेस आएगा। अदरवाइज एक्सटर्नल फैक्टर, सेलिंग प्राइस में चेंज से, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज से, नंबर ऑफ यूनिट में चेंज से कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है। तो आप लोगों के कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होने वाली है।
तो भाई साहब अब बात कर लेते हैं आपके आखिरी प्रॉफिट की। तो मैंने कहा ना, ऊपर वाले माले पर जो चेंजेस आएगा उससे चेंज आएगा। तो भाई साहब प्रॉफिट एक ऐसा फैक्टर है, इसमें चेंज किस किस से आ सकता है। आपने यूनिट्स में चेंज किया तो आ जाएगा, सेलिंग प्राइस में चेंज किया तो भी इस पे फर्क पड़ जाएगा, आपने अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज आया तो भी फर्क पड़ जाएगा, और फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज किया तो भी प्रॉफिट पर फर्क पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऊपर वाले माले पर जो जो चेंजेस आएंगे उनका सबका निचोड़ यहां पर आएगा। तो यही 4 कारण हैं जिससे प्रॉफिट में चेंज आ सकता है, क्योंकि यूनिट और सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई करने से तो सेल्स आती है, यूनिट को वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करने से वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, तो बाकी बचा हुआ कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स कॉस्ट में चेंज आएगा तो प्रॉफिट में अपने आप चेंज आना ही आना है। ये हो गई जी बात पूरी की पूरी। पोस्टमार्टम करा कि नहीं करा भाई साहब बता देना मेरे को, मैंने पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करा कि नहीं करा। और मैं आपको बता दूं, अभी तक ना तो मैं नोट्स पर पहुंचा हूं, ना ही मैं क्वेश्चंस पर पहुंचा हूं, और मेरा पूरा लेक्चर कंप्लीट होने पर है। 10-12 मिनट की क्लास बची है और पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो मेरा अभी तक कहीं पर पहुंचा ही नहीं है। लेकिन आइए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो ये तो बात हो गई सारी की सारी आपका केवल और केवल इसके स्ट्रक्चर पर। उम्मीद करता हूं कि यहां तक का पूरा चीजें आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब मुझे ऐसा क्यों न लगता है कि इसके ऊपर भी बेस्ड मेरे पास एक क्वेश्चन मेरी बुक में था, मुझे ऐसा लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आइए जी, ये आपको बुक नजर आ रही है? यस सर, बिल्कुल आ रही है। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अब आइए जी, आपको पता है अपनी बुक में सब कुछ कवर्ड है, घबराने का नहीं। आपको न्यूली इंसर्टेड जितने भी न्यू स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है वो भी कवर्ड है, ओल्ड स्टडी मटेरियल में है वो भी कवर्ड है, पास्ट मोर देन 40 एग्जामिनेशन क्वेश्चंस वो भी कवर्ड है, आरटीपी वो भी कवर्ड है, एमटीपी वो भी कवर्ड है, वर्कबुक वो भी कवर्ड है। कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक सिंगल क्वेश्चन, चाहे वो थ्योरी में हो, चाहे एमसीक्यू में हो, और चाहे प्रैक्टिकल में हो, सब कुछ कवर करके छोड़ा है, सब कुछ कवर कराया है। तो आइए दोस्तों, अब इतना सा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है तो क्यों ना इसका एक बेसिक सा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको कंप्लीट करा दिया जाए। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि साहब मेरा जन्म स्थान न्यू स्टडी मटेरियल है, मेरी उत्पत्ति न्यू स्टडी मटेरियल से हुई है। आप लोगों को अगेन में स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आग्रह, छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आपके पास बुक नहीं पहुंची है, आपके पास अगर बुक नहीं भी पहुंची है ना, तो आप लोग ये जो आपके पास चार्ट है ना, मतलब कि ये जो आपको फिलअप करना है, इसको जरूर से फिलअप करते हुए चलिएगा। इनिशियल जो है आपके पास अगर बुक नहीं पहुंची है, कोई बात नहीं, घबराने का नहीं, आप लोग फिर भी टाइम स्टैंप डाल लेना। जैसे कि लेट्स सपोज से लेक्चर नंबर आपके लिए कौन सा है, 2 या 3 जो भी आपके लिए है, वो आपने लेक्चर नंबर डाल दिया। आपके कॉपी के पेज नंबर कौन से पर आप ये सॉल्व कर रहे हो, इस क्वेश्चन को आप केवल लगाएंगे सिंगल स्टार। और सिंगल स्टार का मतलब ये हो गया दोस्तों कि इस क्वेश्चन को आपको वापस से रिपीट रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं आपको सेकंड रिवीजन के क्वेश्चंस यहीं से निकालते हुए चलूंगा कि आपको सेकंड रिवीजन में कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं करना। टाइम स्टैम्प का मतलब हो गया अभी जैसे 1 आवर 48 मिनट हो चुका है, तो ये आपका टाइम स्टैम्प आप लोग डाल लेंगे। तो ऐसा करके अगर आपके पास बुक नहीं आई है तो आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये वाली चीज आप लोग शुरुआती लेक्चर्स की जो है वो कॉपी में लिख लेना जब तक आपके पास बुक ना पहुंचे। लेकिन ये आप लोग टाइम स्टैम्प जरूर डाल के रखिएगा, ताकि कल को इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन देखने को जरूरत पड़े तो आपको पढ़े आप देख सकते हैं। वैसे ऑल्दो मैं आपको बता दूं, अभी इनिशियल लेवल पर हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ना, उनमें ऐसे कोई क्वेश्चंस ही नहीं होंगे जिनमें अगर आपने इसका चार्ट नहीं भी बनाया होगा तो भी आपको घबराने की बात नहीं होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो आपको रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। पर्टिकुलर्स इलेक्ट्रिकल गुड्स आर सोल्ड फॉर 1009.99। आपको पर्टिकुलर्स इलेक्ट्रिकल गुड्स जो है वो आपको सोल्ड आउट किया जा रहा है 1009.99 में। द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज 320। जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है वो 320 है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, डायरेक्ट जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे वेरिएबल कॉस्ट कहलाएंगे, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे डायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों ना हो, ठीक है। एंड द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज 192। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे दिया है आपको। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट भी आपको दे दी है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट करेगा। फिक्स्ड ओवरहेड पर एनम जो है वो 1 लाख दे रखा है, पूरे साल भर का आपको 1 लाख दिया हुआ है। द बजटेड प्रोडक्शन लेवल इज 1000 यूनिट। आपको पूरे प्रोडक्शन यूनिट्स जो है वो 1000 दे रखी है।
क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स। आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल करके बतानी है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझाना चाहूंगा, लगे हाथ। आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग आपको दो टेक्निक्स हम लोग सीखेंगे। एक होती है मार्जिनल कॉस्टिंग, एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को भी डिस्कस करेंगे, बट मैं आप लोगों का छोटा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। मार्जिनल कॉस्टिंग का जब चैप्टर चालू हो चुका है तो मार्जिनल कॉस्टिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्जिनल कॉस्ट जो टेक्निक है वो आपकी दो कॉस्ट, जो कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट जो है, इस वेरिएबल कॉस्ट को वो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट मान के चलती है कि भैया ये आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, तो ये आपके प्रोडक्ट से ही राइट ऑफ होनी चाहिए। और जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है ना, इस फिक्स्ड कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्टिंग पीरियोडिकल कॉस्ट मान के चलता है कि हाँ भैया ये आपका पीरियोडिकल कॉस्ट है, जो कि आपके चेंज कब होती है, जब आपका समय चेंज होता है। मतलब कि इस महीने के प्रॉफिट, अगर इस महीने का पूरा कंट्रीब्यूशन है तो आपको ये फिक्स कॉस्ट को इस महीने के कंट्रीब्यूशन से राइट ऑफ करना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है उसको पीरियोडिकली राइट ऑफ किया जाता है, और वेरिएबल कॉस्ट जो होता है उसको प्रोडक्ट पर राइट ऑफ किया जाता है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके ऊपर आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को यहां पर एक स्टूडेंट की नोट स्पेस नजर आ रहा होगा, यहां पर आप लोगों को लिख लेना है नो नीड टू रिवाइज, नो नीड टू रिवाइज इवन वंस, एक बार भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या होगा, जब आप रिवीजन करोगे ना, तो आप रिवीजन करोगे तो इस वाले नोट को पढ़ लेना। आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ोगे 2 मिनट लग जाएगी, और हमारे लिए तो एक एक मिनट कीमती है। तो आपको क्या करना है, सीधा आप इस स्टूडेंट की नोट स्पेस जो है ना, मैं आपको बता दूं, ये स्टूडेंट की नोट स्पेस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं इसका इन्वेंशन करने वाला हूं, मैंने इन्वेंट किया है इसको। आज से पहले कोई सा भी टीचर अगर इस चीज को क्लेम कर दे तो मैं ओपन चैलेंज दे सकता हूं, बट हां ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर इस चीज की कॉपी देखने को मिले। और मैं आपको बता दूं कि इस चीज का जिस दिन कॉपी होगी ना, उस दिन मैं जरूर से इस चीज को पब्लिसाइज जरूर करूंगा कि हाँ जी हमारी चीज कॉपी हो गई है। इससे पहले अगर किसी ने किया हो ना, तो ओपन बैट लगा सकता हूं किसी ने भी ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया है, क्योंकि इससे बच्चे को जब वो रिवाइज कर रहा है ना, उसका टाइम बहुत रिड्यूस हो जाता है। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने यहां लिख दिया ना, नो नीड टू रिवाइज इवन वंस, आपको एक बार भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को चाहे तो काट भी दोगे ना तो भी काम चल जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको समझने में आना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये किया है। अब आप लोग इसको सॉल्यूशन में जैसे लिखेंगे, अब आप लिखें जैसे सपोज से आप लोग क्या करेंगे, सर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग ऊपर डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और इसी के साथ हमारा जो है सफर चालू होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मैं आपको शुरुआत के टाइम पर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो समझाते हुए चलूंगा, आपको एग्जाम में कैसे करनी है उस चीज को आप आगे हर क्वेश्चंस में फॉलो करते हुए चलेंगे। अगर सपोज से इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है, एमसीक्यू में आता है, तब तो आपको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, लिख देना है। बट अगर आपको डेस्क्रिप्टिव में, ऑल्दो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, पर्टिकुलर्स, आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे एंड अमाउंट का कॉलम बनाएंगे। अमाउंट में AMT नहीं लिखेंगे, AMOUNT पूरा लिखेंगे। पर्टिकुलर्स में PART पार्ट नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। यहां पर आप लोग लिखेंगे सबसे पहले आपकी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है वो 1009.99। इसमें से आप लेस करोगे आपकी वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले आपके पास 3 तरह की वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। ये 3 तरह की आपको वेरिएबल कॉस्ट यहां पर दी गई हैं। तीनों का अमाउंट एक बार के लिए चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल है आपका 320, 192 एंड 132, 320, 192, 132, 320, 192 एंड 132। ऐसा करके आप लोगों का टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा।
अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया 320 प्लस 192 प्लस 132, ऐसा करके 644 रुपीज़ की आपकी आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और आप इसमें सीधा यहाँ पर लिख देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऑल्दो इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आपसे बोलता ना कि साहब प्रॉफिट निकाल के बताओ, तो हम प्रॉफिट भी निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत आसानी के साथ पूरा यूनिट्स भी दे रखी थी और फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा भी दे रखा था, तो हम लोग वो काम कर सकते थे। तो जैसे ही आप इसमेमें 1009.99 में से ये लेस करेंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, और जो कि आएगा आपका 365.99 दैट्स ऑल। इतना सा काम था। अगर एमसीक्यू में आ सकता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा और किसी में नहीं आएगा। एक नंबर में एमसीक्यू में बाकी मेरे को उतना भी उम्मीद नहीं है। इंस्टीट्यूट इतना इस लेवल पर उद्धार नहीं होगा आप लोगों के लिए, इतनी अच्छी किस्मत आप लोगों की नहीं है कि आप लोगों से इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन एमसीक्यू में एक नंबर के लिए भी पूछेगा। 365.99 चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर मैच है, एंड द आंसर इज यस, आंसर मैच है। दैट्स ऑल। इसी के साथ आप लोगों को अब क्वेश्चन नंबर 1 जिंदगी में कभी नहीं खोलना है, मैं आपको बता दूं। देन इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यूजिंग मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक। मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक के सहारे आप लोगों को क्या करना है, इसकी ये करनी है। अगेन क्या करेंगे, ये जो मैंने ऊपर लिखाया है ना, इसी चीज को कॉपी पेस्ट करेंगे और यहां पर उतार देंगे। लो जी, इस क्वेश्चन को भी वापस से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखेंगे, आपको फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, आउटपुट लेवल दे रखा है, तो निकाल दें। तो लो जी, इस क्वेश्चन को तो मैं यहीं पर ही सॉल्व कर देता हूं। ऐसा क्वेश्चन है कि मैं नोटबुक में, मैं तो खुद नोटबुक में भी नहीं करना चाहता। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। सेल्स आ जाएगी आपकी 1 लाख यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़ की आपकी सेलिंग प्राइस, तो आ जाएगा आपका 10 लाख। माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 5, तो आप लोग चाहें तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 भी लिख सकते हो, और आप लोग चाहो तो @5 रुपीज़ करके भी आप लोग शो करना चाहो कर सकते हो। इसमें से 5 लाख लेस हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 5 लाख। मैं आपको बता दूं, आप लोग जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग से करें तो कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है उसको अलग से शो करके आएँ कि हाँ जी इतने रुपए का कंट्रीब्यूशन है, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन आपको अलग से शो करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ भैया सेल्स में से आपने वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दिया और फिक्स कॉस्ट भी लेस कर दिया, कंट्रीब्यूशन को शो ही नहीं किया, और इसमें से आप लेस कर देंगे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट 3 लाख लेस करेंगे, तो बाकी बचे हुए जो 2 लाख हैं वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट। और इस क्वेश्चन को भी आपको वापस से जिंदगी में कभी नहीं देखना है। तो दैट्स ऑल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 डन और क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। तो लो जी भैया, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आ गया है ब्रेक इवन पॉइंट। आपको पता है अपनी बुक के अंदर टॉपिक में हर एक चीज जो है वो आपको टॉपिक वाइज बाइफिकेटेड है, टॉपिक वाइज बाइफिकेटेड है। बट सिंस घड़ी की जो सुई है वो कहती है कि सर नया टॉपिक पर मत जाओ, नया टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में लीजिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग बाकी की चर्चा करेंगे कल, दैट मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में। मैं बस आप लोगों से इतना सा जानना चाहता हूं, मुझे केवल इतना सा बता दीजिए, क्या आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो कैसा लगा? आई नो बहुत बेसिक लेवल का था, जिसमें हम लोगों ने केवल आज के क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने आज के लेक्चर में किए। बहुत बेसिक सा लेक्चर था, बट मैंने आप लोगों को जो एडवांस लेवल पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के गया हूं, मैं आप लोगों को जिस लेवल पर लेकर के गया हूं, मुझे बताना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भैया रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना आप लोगों से, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे जरूर से आपके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास है 97859533 एंड 22। आई रिपीट 97859533 एंड 22, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर जरूर से अपने फीडबैक देंगे और मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के फीडबैक का। तो दिल से तब तक के लिए क्या करना है, मैं हमेशा से कराता रहूंगा, क्या लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें और दिल से बोलें कॉस्टिंग आसान है। और दोस्तों कॉस्टिंग आसान बनाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, तो डेफिनेटली मैं इस चीज को पूरी भी करूंगा। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस इज CA में आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। और टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखना है किसका? हमेशा से एक लाइन सुनने को मिलेगी आपको, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। तो फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह की कुछ अलग एनर्जी लेवल के साथ और अलग लेवल के इन डेप्थ नॉलेज के साथ।
और मार्जिनल कॉस्टिंग को हलवा बना के छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा जलवा ही ऐसा है। ओके गाइस, दैट्स ऑल, बाय बाय, मिलते हैं फिर।